बताओ कितनी मस्ती की बात है, मतलब इतनी देर से पढ़ गए वहां से लाइव शुरू नहीं है, बताओ। सर तो कॉम्बिनेशन से कर लो ना शुरू। हैं? कॉम्बिनेशन सेट कर लो ना। यही तो मस्ती है, कॉम्बिनेशन सेट था सब था। चलिए आइए नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है चैप्टर नंबर 1 में से। नेचर 3 तरीके से बांटा जाता है, साइंस, आर्ट्स और प्रोफेशन। कौन कौन से? साइंस, आर्ट्स और प्रोफेशन। सबसे पहले बात कर रहे हैं आर्ट की। जब भी हम किसी चीज को किसी से मैच करना चाहते हैं, किसी भी चीज को किसी से मैच करना चाहते हैं, तो हम किससे मैच करते हैं? कैरेक्टर्स से मैच करते हैं। तो पहला कैरेक्टर बना एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो आर्ट में भी थ्योरेटिकल है, मैनेजमेंट में अभी हम थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, तो बिल्कुल एग्जिस्ट करती है थ्योरी। तो पहला पॉइंट मैच हो गया। दूसरा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, यानी कि जो थ्योरी में पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना आना चाहिए। अगर आपने गिटार की कंपोजिशन सीखी है तो आपको गिटार पे प्ले करना भी उसे आना चाहिए। अगर आप आरो और अवरो समझते हो, सा सा रे रे ग ग म म, तो आपको ये चीज प्ले करनी भी आनी चाहिए हारमोनियम पे। और यही चीज मैनेजमेंट में जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो उसका डिस्कशन भी तो आपको पर्सनल एप्लीकेशन के थ्रू प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देना पड़ेगा। आपकी क्रिएटिविटी तो काम में आएगी। आप एडवर्टीजमेंट सेक्टर में देखो, जितने भी टीवी एड्स बनते हैं कितने यूनिक और क्रिएटिव बनते हैं। तो मैनेजमेंट में जो पढ़ा ब्रांडिंग, प्रमोशन, मार्केटिंग, उसका हर बंदा कैसे इस्तेमाल कर रहा है? अपनी क्रिएटिविटी से इस्तेमाल कर रहा है। तो पर्सनलाइज एप्लीकेशन भी मैच हो गया। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये आ गया हमारा इसी पॉइंट से सब पॉइंट कि ये जो प्रैक्टिस होगी इसके लिए एक स्किल भी चाहिए जिसपे आप प्रैक्टिस कर सको, और क्रिएटिविटी भी चाहिए ताकि इनोवेशन भी आ सके। यही चीज मैनेजमेंट में भी होती है और यही चीज आर्ट्स में भी होती है। तभी नया नया म्यूजिक बनता है और तभी नई नई कंपनीज बनती है। तो यहां पर हम कह सकते हैं मैनेजमेंट आर्ट है, क्योंकि सारा क्राइटेरिया क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। अब यही चीज आए साइंस पर, तो साइंस हमें क्या कहता है? साइंस कहता है सबसे पहला सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस हमें कहता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज साइंस में है। आपने 8th 9th 10th बिल्कुल सिस्टम से पढ़ी, ऐसे सिस्टम से पढ़ी कि सिस्टम ने आपको फाड़ दिया और फिर आप तितर बितर हो गए। और ऐसे ही मैनेजमेंट कर रहा है आपके साथ। आपने सोचा था मैं ये ले लेंगे तो आसान होगा, तो ये 11th में कुछ और था, 12th में कुछ और हो गया। तो सिस्टमेटिक बॉडी से आपको पढ़ाया जा रहा है। दूसरा प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? एक्सपेरिमेंट्स पे। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? ह्यूमन बीइंग्स। इस वजह से ये अंतर हो गया। साइंस में तो आप किसी को भी H2SO4 एलिमेंट पकड़ा दो अलग अलग करके, तो वो मिलके क्या बना पाएंगे? H2SO4 ही बना पाएंगे। लेकिन यहाँ पर इन दोनों इंसान को एक आंसर दो लिखने को। ये मंगल ग्रह की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है मैं वीनस पे जाऊंगा, और पीछे वाला कह रहा है कि मैनेजमेंट से तो मेरा कोई लेना देना है ही नहीं, मैं तो सिंगल हूँ, मैनेज कर रहा हूँ। तो आंसर अलग होते हैं, हर इंसान को समझना अलग है ना। अब आयुष इतनी जल्दी हंसती नहीं है, विधि आई नहीं है, वो फट से हट जाती है। अभी अनिश बाबू समय ले रहे हैं खुलने का, नहीं तो बहुत मस्तीखोर जीव है पीछे जो बैठा हुआ है। हाँ बिल्कुल तेरी टेलीकॉपी, इसको पास करवाना बहुत जरूरी है। इसको अभी से इसका घोड़ा खींच के रखना पड़ेगा तब चलेगा। चलिए आगे आते हैं, यूनिवर्सल वैलिडिटी। लेकिन यूनिवर्सल वैलिडिटी में क्या है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स और बिहेवियर्स पे बात कर रहे हैं, तो जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स है वो एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं हो पाते, तो यहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो इनएग्जैक्ट बोला जाता है। अब यूनिवर्सल वैलिडिटी की दिक्कत आती है कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशंस की वजह से। जैसे कि यूएसए में वर्किंग मैनेजमेंट का ट्रेडिशन क्या है? हफ्ते में कितने दिन नौकरी? 5 days जॉब, 2 days वीकेंड ऑफ। तो वहां सैटरडे संडे बस बीच पे पड़े रहो, है ना, तेल वेल लगा लो, सन बाथ ले रहे हैं। आहा। अब इंडिया में बात करें तो 7 days जॉब, नो हॉलीडे, नो वीकेंड, 40 के बाद सब करना। तो अंतर आ गया ना। यहाँ का एम्प्लॉय अलग है, वहां का एम्प्लॉय, देखी होगी ना इंस्टाग्राम पे रील, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। तो यहाँ का मैनेजमेंट अलग है। अब आप किसी अमेरिकन ड्राइवर को इंडिया में चलाओ कि बेटा यहाँ पे गाड़ी चलानी, राइट हैंड ड्राइव, वहाँ लेफ्ट हैंड है, यहाँ राइट हैंड है। फिर वहां का नियम, जापान जाओगे तो उल्टा है, आप लेफ्ट से जाते हो और राइट से आते हो। वहां पर है राइट से जाना है और लेफ्ट से आना है। अब राइट हैंड दे दिया आपने, अब वो बढ़िया चला रहा है, लेन पे चला रहा है,
लेकिन उसको थोड़ी पता है कि इंडिया में एकदम से गाय भी आ जाती है। अब टेस्ला का ऑटो पायलट करके छोड़ दिया था आपने तो गाय आ गई, उसको पता ही नहीं लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी मैनेजमेंट की इसलिए नहीं हो पाती। तो मैनेजमेंट को हम इन एग्जैक्ट सॉफ्ट साइंस या सोशल साइंस कह सकते हैं, बट फुल्ली नहीं कह सकते। तीसरा आया हमारा भैया प्रोफेशन। तो प्रोफेशन कह रहा है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। हाँ, डॉक्टर, सीए, मतलब एक्सपर्ट, ट्रेंड, स्पेशलाइज्ड, और यही मैनेजमेंट है। आजकल जो मैनेजर्स बन रहे हैं वो ट्रेंड हैं, स्पेशलाइज्ड है अपनी फील्ड में। एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है प्रोफेशन में, तो एक परीक्षा के बिना आपको मिल ही नहीं सकता। मेडिकल के लिए क्या करना पड़ेगा? नीट, बीटेक के लिए जेई, और सीए के लिए आईसीएआई, फाउंडेशन इंटर फाइनल, सीएस के लिए आईसीएसआई, एंट्रेंस, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल। और ट्रेनिंग जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। अच्छा, ये लॉयर बनना है तो एनएलयू, ग्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ये आपकी क्या कर रहा है? एंट्री को रेस्ट्रिक्ट। अब ये जो इन्होंने बार काउंसिल का जिक्र किया भैया ने, ये क्या हमारा प्रोफेशनल एसोसिएशन, ये भी नहीं है हमारे पास। वैसे है तो सही मैनेजमेंट में, मैंने बताया था आईमा एसोसिएशन का नाम, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, लेकिन अभी काम ही नहीं कर पा रही है जिस लेवल पे बाकी प्रोफेशनल एसोसिएशंस काम कर रही है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, क्या सीए अपना डाटा किसी से शेयर करवाता है क्या? ये मेरे क्लाइंट्स है। क्या डॉक्टर अपने पेशेंट्स की डिटेल्स लीक करता है क्या कि ये कल आया था, लूज मोशन हो रखे हैं 10 दिन से, जा ही नहीं पा रहा है, और जा रहा है तो आ ही नहीं पा रहा है, एक बार में 100 सेंचुरी मार रहा है। ऐसे थोड़ी डॉक्टर अफवाह फैलाता है अपने पेशेंट के लिए। तो यहां पर भी मैच नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, प्रोफेशनल का तो सर्विस मोटिव होता है। टीचर फीस के लिए पढ़ाता है कि नंबर के ज्ञान के लिए पढ़ाता है? वाह बेटी यार, दोनों। जो फीस के लिए पढ़ा रहा है वो किस वजह से पढ़ा रहा है? क्योंकि वहां पर कोचिंग में क्या है? मैनेजमेंट है। और मैनेजमेंट किस लिए काम करता है? प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है। इसलिए हॉस्पिटल में डॉक्टर बिठाया सेवा करने के लिए, जिसने वो ओथ ली है कि मैं हर इंसान को एक मान के इलाज करूंगा, पर उसके ऊपर मैनेजमेंट बिठाया जिसने कह रखा 500 रुपए नहीं दोगे तो डॉक्टर साहब नहीं देखेंगे। तो मैनेजमेंट का क्या मोटिव है? प्रॉफिट। टीचर तो है स्कूल में, लेकिन स्कूल में फिर क्या है? मैनेजमेंट। फीस नहीं जमा कराओगे तो बच्चे को एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। तो मैनेजमेंट का तो कैसा मोटिव है? प्रॉफिट। और प्रोफेशन का कैसा मोटिव है? सर्विस। सोशल नहीं, सर्विस। हर चीज सोशल थोड़ी, सर्विस मोटिव है ना बेटा। समाज सेवा थोड़ी कर रहे हैं, सर्विस देने की इच्छा है। ऐसा नहीं है कि आज जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर पेशेंट का इलाज करेगा, ये थोड़ी लिखा है कि मुफ्त में ही करेगा। डॉक्टर का क्या काम है? सर्विस देने का काम है। लॉयर का क्या काम है? इंसाफ दिलाना, अपने क्लाइंट को जस्टिस सर्व करवाना। उसका भी घर है, इतना तो क्लाइंट भी समझता होगा दुनियादारी में। जिसके पास पैसा हो, ठीक ठाक हो, तो वो भी समझता होगा यार अगले का भी घर है, डील तो होगी। पर मोटिव क्या है? पैसा कमाना नहीं है, मोटिव है सर्विस का। शिक्षा, दीक्षा और भिक्षा, एक होता है पैसे के लिए कमाना, एक होता है शौक के लिए कमाना। पैसा अपने आप जितना आ जाए उतना ठीक है। जैसे भाई को बिठाया था दुकान पर, क्या 10-10 में ले जाओ यार, आएगा जो आ जाएगा, जान। सर्विस मोटिव है भाई। 3000 रुपए में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्या ही कमा लेंगे? सर्विस मोटिव है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर 10 लाख बच्चा पढ़ ले 3000 के भाव पे, तो फिर यूनिकॉर्न्स बन जाएंगे है? तो प्रोफेशन भी पूरा नहीं है, इस वजह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पा रहा। तो यानी ये एक तरीके से कह सकते हैं आर्ट है, साइंस आधी अधूरी है, प्रोफेशन है नहीं, लेकिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेवल ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो 3 होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। यहाँ फंक्शंस मैंने बता रखे हैं, एक बार नाम पढ़ लेते हैं फटाफट। सारी एक्टिविटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो टॉप लेवल है, और सोसाइटी पे जो बिजनेस का इंपैक्ट जाएगा उसके लिए भी कौन जिम्मेदार है? टॉप लेवल जिम्मेदार है। अगर पिक्चर में कोई खराब चीज है तो उसकी जिम्मेदारी डायरेक्टर को मिलती है कि नहीं मिलती?
कि पिक्चर तो आपने बनाई ना, आपको सोचना चाहिए था, है ना। जैसे इसको सोचना चाहिए था कि क्लास डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, संजना पढ़ रही है, समझ रही है बेचारी। एग्जाम्पल के लिए सीईओ, चेयरमैन, सीईओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये पोजीशंस के कुछ नाम हो गए हमारे। आगे बात करें फंक्शंस की, तो सबसे पहला सारी एक्टिविटीज को, डाइवर्स को इकट्ठा करना, जो अलग अलग फैल रही है उनको इकट्ठा करना। दूसरा, एक्टिविटीज को क्या करवाना, कोऑर्डिनेट करवाना कि तू ये कर और ढंग से कर भैया। पूरे सोसाइटी बिजनेस का सर्वाइवल, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट, इन सारी चीज़ों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, टॉप लेवल। पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालिसिस क्या करना, क्या चल रहा है बाजार में, कैसे देंगे क्या नहीं देंगे, वो है बिजनेस एनवायरनमेंट। हाँ बेटा इतना सा ही लिख दे, वो काफ़ी है भाई, ये लिख दे तो इतना सा, वो हो जाएगा आपने, इतना सा लिखना है। फिर अगला, फॉर्मुलेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बनाते हैं। मिडिल लेवल की बात करें तो मिडिल लेवल टॉप और लोअर का लिंकिंग पिन है, जिसको डिवीजन हेड्स या अपन मैनेजर्स को बुलाते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स को। प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, प्लान्स एंड स्ट्रेटेजी कंट्रोल करने के लिए। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की, यानी लोअर लेवल की। डिपार्टमेंटल नेसेसरी, जितने भी लोग चाहिए उनको असाइन करना, ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबल करना, मोटिवेट करना, ये सारी चीजें। और आखिरी में आया सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल, जो कि लेबर के साथ आपसे काम करवाएगी, जिन्हें फर्स्ट लाइन मैनेजर भी बुलाते हैं। पूरी जो आपकी वर्क फोर्स है उसको एक साथ लेके चलते हैं, उनको वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, क्वालिटी ऑफ आउटपुट का ध्यान रखते हैं कि सही माल बन रहा हो और मिनिमाइज हो, मिनिमम कॉस्ट पे काम। कोऑर्डिनेशन, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, छूटना नहीं चाहिए। कोऑर्डिनेशन की बात करें तो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्यों है भैया, क्योंकि ये सारे एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करता है। सिंक्रोनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। सारे डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को एक साथ करना, यानी कोऑर्डिनेशन ही वो फोर्स है जो सारे फंक्शंस को बाइंड करता है। ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग का जो टायर है, इसमें बीच में जो स्पॉक्स आपने फंसा रखे हैं, जिनसे वो टायर सही से रोटेट हो रहा है। भाई रबर का टायर है, अगर बीच में कुछ नहीं होगा तो यूं कभी कम कभी ऊपर कभी नीचे, इसलिए बीच में रिम लगाइए, तभी तो टायर पूरा बना। टायर रबर का, उसके अंदर ट्यूब है, लेकिन वो सब किस पे, एक लोहे की रिम पे है ना। तो वो रिम जो है वही क्या काम है अपना, कोऑर्डिनेशन का। कैरेक्टर्स क्या है, सारे एफर्ट्स को एक साथ लेके चलता है, चेक करता है कि यूनिटी ऑफ एक्शन हो, कंटिन्यूअस प्रोसेस से चलता ही रहेगा फंक्शंस के साथ में। परवेसिव फंक्शन भी है, रुकेगा नहीं, हर लेवल पे, हर फंक्शन पे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है। कोऑर्डिनेशन जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजर की जिम्मेदारी है। एक नंबर में पूछ ले, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर, कोऑर्डिनेशन। और कैसा फंक्शन है, डेलिबरेट फंक्शन, वर्कर्स अपनी इच्छा से करते हैं। आज अगर मैं बोलूं निशांत को कोऑर्डिनेट कर अनीश से, या मैं बोलूं अनीश तू कोऑर्डिनेट कर निशांत से, दोनों लड़ भी सकते हैं। ये जियान दिख रहा है, वो आजे मारू दिख रहा है, कौन रहता है जियान के साथ, जूनियो, वो रहा पीछे अपना जूनियो। हाँ, ये तो हमारा सिंचैन है, और ये इसके साथ कौन है, तो ये पहला चैप्टर समाप्त हो गया। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। अब मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, उबासी आ सकती है क्योंकि लंबा सेशन जाएगा, नींद आ सकती है क्योंकि लंबा सेशन जाएगा, आंखें थक सकती हैं क्योंकि लंबा सेशन जाएगा, लेकिन फिर भी हमें सारी चीजों का त्याग करके, सब सेक्रीफाइस करके 3 घंटे अटेंटिव बने रहना, कि जो बात चल रही है हम उसको ढंग से ध्यानपूर्वक सुने। केवल एक ही काम है आपका, ध्यानपूर्वक सुनना। भले आपके मन में नींद आ रही हो, बाकी समस्या हो, लेकिन आप ये मान के चल लो कि युद्ध की तैयारी है, ये सेक्रीफाइस तो देना पड़ेगा। 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, वापस शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2।
शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। हो गए 2 मिनट और क्या है। पहला तो हो गया पक्का सही से, एक नंबर नहीं कट रहा ना। चल अब आ जा, अब चैप्टर नंबर 2 पे आ जाओ। और ये ध्यान से समझना, क्योंकि अब जो पीछे वाले हैं उन्होंने भी अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था इस चीज पे, तो बच्चा आप लोगों को थोड़ा ढंग से क्या देना है, ध्यान। ठीक है, अरे उसको घूमने दे, कुछ नहीं करे, वो भी बिजनेस स्टडीज पढ़ने आया है। काट लिया रहा चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल शब्द को समझने की कोशिश करें। तो प्रिंसिपल का मतलब होता है कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो फंडामेंटल ट्रुथ बताता हो। क्या कह रहा हूं, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना, मैं स्लो बोल रहा हूं आप लोगों की वजह से, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो फंडामेंटल ट्रुथ बताता हो वो प्रिंसिपल। जो फंडामेंटल ट्रुथ बताता हो, शाश्वत सत्य बताता हो, वो क्या है, प्रिंसिपल है। जैसे साइंस में आपने पढ़ा, ग्रेविटी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये अर्थ का कोर हमें अपनी तरफ खींचता है, इसलिए हम हवा में जंप लेने की कोशिश करते हैं तो वापस गिर के किस पे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। हमसे कम ग्रेविटी पक्षियों के पास है, इसलिए वो ऊपर उड़ पाते हैं, या यूं कहें कि उनके पास पंख हैं जिससे एरोडायनेमिक स्किल उनको मिलता है, हमारे पास नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या बात हो रही, प्रिंसिपल की। अब यही चीज मैं किस पे लाऊं, मैनेजमेंट। अब ये प्रिंसिपल किस पे पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट। अगर आपको जिंदगी मैनेज करनी सीखनी है तो ये चैप्टर नहीं है, ये आपकी जिंदगी का मैनेजमेंट है। अगर आप इस चैप्टर को अपनी जिंदगी में इंप्लाई कर सकते हो तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये एक जर्नल गाइडलाइन की तरह है जो आपके डिसीजन मेकिंग को अच्छा करेगी और आपके मैनेजरियल बिहेवियर को भी अच्छा करेगी। तो ऐसे प्रिंसिपल जो कि जर्नल गाइडलाइन की तरह इस्तेमाल होते हैं, जिनसे डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर में मदद मिलती है, अच्छे डिसीजन ले पाते हैं, उन्हीं प्रिंसिपल्स को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बुलाते हैं। अच्छा, टेक्निक और प्रिंसिपल में क्या अंतर है? तो टेक्निक का मतलब होता है प्रोसीजर या मेथड। यार तुम मैगी कौन सी टेक्निक से बनाते हो? अभी मैं तो कुछ नहीं करता, इलेक्ट्रिक रोड लाता हूँ, पानी की बाल्टी लाता हूँ, पानी लाता हूँ, बाल्टी में मैगी डाल देता हूँ, इलेक्ट्रिक रोड लगा देता हूँ, बन जाती है मैगी। यार बहुत जोरदार टेक्निक है तेरी तो। यार तुम्हारे यहाँ जो ये अगरबत्तियां बनती है, यार ये मशीन से बनवाते हो कि वर्कर से बनवाते हो? कौन सी टेक्निक यूज करते हो, लेबर इंटेंसिव की कैपिटल इंटेंसिव? तो ये क्या बना, प्रोसीजर और मेथड, जिसमें क्या होते हैं, सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं। लेकिन प्रिंसिपल क्या है, गाइडलाइन। आप इनको प्रैक्टिसिंग टेक्निक, ये टेक्निक प्रैक्टिस करते वक्त इंप्लीमेंट करोगे, ये गाइडलाइन है, यानी टेक्निक की गाइडलाइन कहलाई प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो इसका नेचर क्या है? नेचर का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स भी मान सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नेचर की बात करें, सबसे पहला यूनिवर्सल वैलिडिटी। मैनेजमेंट जहां जहां है तो हमने वर्ड यूज किया था परवेसिव। अब बार बार परवेसिव लिखूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने क्या लिख दिया, यूनिवर्सल वैलिडिटी। ये जो प्रिंसिपल्स है ये यूनिवर्सल है। छोटी सी छोटी दुकान, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या लार्ज स्केल बिजनेस, जहां पे भी बिजनेस है वहां पे ये मैनेजमेंट में प्रिंसिपल इंप्लाय होंगे, चाहे प्रॉफिट मेकिंग चाहे नॉन प्रॉफिट। दूसरा, जर्नल गाइडलाइन है, सिला हुआ कपड़ा नहीं है, कपड़ा है, आपकी इच्छा से सिलवा लो।
आपको इसकी शर्ट बनवानी है, शर्ट बनवाओ, कुर्ता बनवाना है, कुर्ता बनवाओ, पैंट बनवानी है, पैंट बनवाओ, रुमाल बनाना, रुमाल बनवाओ। रेडीमेड माल नहीं है, गीली मिट्टी है। घड़ा बनाओगे, घड़ा बन जाएगा, ग्लास बनाओगे, ग्लास बन जाएगा, कटोरी बनाओगे, कटोरी बन जाएगी। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस के नेचर में हम इस चीज से फेल हुए थे, मैच नहीं हुए थे, क्योंकि हमारे एक्सपेरिमेंट्स जो हुए वो किस पे हुए? ह्यूमन बीइंग्स पे हुए। और ह्यूमन बीइंग्स पे हमने ये किया, तब हमें पता चला कि एक इंसान को काम करते करते एक चीज की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है रेस्ट। सोचो ना, स्कूल वाले जो हैं वो तुम्हें 8 घंटा एक साथ ही क्यों नहीं पढ़ाते सब? हर 40 मिनट में तुमसे 10 मिनट ब्रेक दिया जाता है, या फिर यूं कहे कि एक्स्ट्रा टीचर आ जाता है जो तुम्हें पढ़ा टिड्डा है वहां कहा लेगा तू गया कि ऊपर ही है, ऊपर ही है, और ऊपर है। लाइव स्ट्रीमिंग में क्या क्या करवाना पड़ेगा एक टिड्डे की वजह से, हटानी पड़ेगी ये वीडियो, कुछ भी होगा। एक्सपेरिमेंट्स किस पे हुए? इंसानों पे हुए। और ह्यूमंस जो है हमारे, वो आपको पता ही है, भिन्न भिन्न प्रकार के। अब थकान होती है तभी तो तुम्हें रेस्ट दिया, लंच दिया 4 पीरियड बाद, तुम दूसरे पीरियड में खा लेते हो। मैंने तो आज तक सेकंड पीरियड के ज्यादा आगे मेरा लंच किया ही नहीं। सेकंड पीरियड आधा तो प्रेयर में खा जाते थे किसी ने ढंग से ही कुछ लाया होगा, आज मेरी मम्मी ने छोले भटूरे भेजे हैं, पहले ही खा लेते। फ्लेक्सिबल भी होना है। जर्नल गाइडलाइन से ही क्या बना? फ्लेक्सिबल। भाटा नहीं है, भाटा नहीं है कि जैसा है वैसा ही इस्तेमाल कर सकते। मैंने क्या कहा? गीली मिट्टी है, जैसा बनाओगे वैसा बन जाएगी। अलग अलग सिचुएशन में फ्लेक्सिबल है। मेनली बिहेवियर, इंसानों पर ही है, इंसान के बिहेवियर पे ही चलता है। अगला कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे चलता है। एक पर्टिकुलर कारण में प्रिंसिपल आएगा तो इफेक्ट, एक कारण से ही तो इफेक्ट जनरेट होगा। आज ज्यादा खाना खा लिया इसलिए पेट में गुड़गुड़ हो रही है, तो मम्मी इनो दे दो, इनो से क्या होगा? गुड़गुड़ ठीक हो जाएगी। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इनो का इफेक्ट आ गया, ठीक हो गए, फिर और खा लिया, फिर भर गया, अब मम्मी ने इनो देने से मना कर दिया है। लास्ट कंटिंजेंट, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट्स पे चलता है। ये जरूरी नहीं ये चीजें हों, पर हों तो आपके पास तैयारी हो। सिग्निफिकेंस, व्हाई प्रिंसिपल्स आर इंपॉर्टेंट इन मैनेजमेंट फील्ड। बिना प्रिंसिपल्स के गेट बंद कर, गेट बंद कर, गेट बंद कर, अबे निकलने तो दो बे। सबसे पहला, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। जो आप सोचते हो उसको रियलिटी में कन्वर्ट किया जा सके। जो आप सोचते हो उसको किस में कन्वर्ट किया जा सके? रियलिटी में कन्वर्ट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, डिवीजन ऑफ वर्क एक प्रिंसिपल है यहाँ पर, जो ये कहता है कि जब भी कोई काम किया जाए तो काम को छोटे छोटे जॉब्स या टास्क में डिवाइड कर दिया जाए, और जो इंसान उस काम को करने का कैपेबल हो, क्वालिफाइड हो, उसको वो काम दे, ताकि ये काम जल्दी जल्दी हो। तो फॉर एग्जाम्पल, हमें कचौरी बनानी है, तो हमने 3 लोगों को काम दे दिया। हमारे जो कृष्णा भैया हैं वो दाल और हींग का मसाला बहुत अच्छा तैयार करते हैं। हमारे जो वंश भैया हैं, वंश भैया जो है वो मैदा की बहुत अच्छी रोटी पूड़ी बनाते हैं। और निशान भैया जो है वो इतनी स्पीड से करते हैं कि इधर मसाला इधर कचौरी, खट 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 मिक्स। तो 3 जनों में हमने क्या करा? डिवीजन में। और एक टाइम पे हमारे पास से 150 कचौरी उतरती है जो 10 रुपये में बिकती है, और ऐसे दिन भर में हम 30 बैच प्रोड्यूस करते हैं रोज के। तो सोच लो हमारा एक दिन में कितनी कमाई होगी। प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपके मैनेजमेंट में आप आपके रिसोर्सेज को ऑप्टिमम बेस्ट कैपेसिटी पर इस्तेमाल कर पाओगे, जिससे बेस्ट आउटपुट भी निकलेगा और मिनिमम कॉस्ट में निकलेगा। और इन सबको एडमिनिस्ट्रेट करने में भी आपको मिनिमम टाइम लगेगा। यहाँ पे बात साइंटिफिक डिसीजंस की है, तुक्केबाजी की नहीं हो रही। तुक्केबाजी को क्या बुलाते हैं अपन? हिट एंड ट्रायल, है ना। ये 8th 9th वाले चल रहे हैं, सीबीएसई बैकग्राउंड। ट्रायल एंड एरर हो गया बच्चों, अब हिट एंड ट्रायल याद करो। चलो लिखो, तो हिट एंड ट्रायल,
तुक्काबाजी नहीं चाहिए, है ना, देख लेंगे हो गया तो नहीं। साइंटिफिकली, साइंटिफिक का मतलब क्या है, एनालाइज करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, लॉजिक लगाएंगे, फिर किसी डिसीजन पे जाएंगे। ऐसे ही नहीं कि 90 लाएगा कि मैं लाऊंगा ना, 0 और नो, आप उधर से पढ़ना 90 ही लगेगा। मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, पहले चैप्टर में पढ़ाया था, तो क्या नाम आया था इसके लिए, डायनेमिक। मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, डायनेमिक शब्द को ही कितना एक्सपेंड कर दिया गया। इन प्रिंसिपल्स की मदद से ही आप ये जो एनवायरमेंट में बार बार चेंज हो रहे हैं, इनको क्या कर पाओगे, अडेप्ट कर पाओगे। और मैनेजमेंट फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो जब से जब तक आ ही रहा है भैया। पेपर हार्ड नहीं आएगा, पेपर बहुत आसान आएगा। लर्न एंड फन वाले हमारे कमेंट कर रहे हैं, सर पेपर बहुत आसान आएगा, ज़्यादा भारी नहीं आता। बिजनेस स्टडीज की बेसिक चीज़ क्या है, राइटिंग, केस स्टडी सॉल्व करनी आनी चाहिए और थियोरिटिकल एक्सप्लेनेशन अच्छा होना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, ये जो फाइल है यही लिख दो, एक बार तो लिख दो, काम हो गया। 19 पन्नों में है पूरा, खत्म। 19 पन्ने पूरी बिजनेस स्टडीज खत्म, लेकिन इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन 200 पन्नों में, उसको पढ़ना जरूरी है, वहीं से आप आंसर रेजिंग करते हैं। लेकिन ये बेसिक्स हैं, हेडिंग्स हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये टॉपिक है तो ये टॉपिक के हेड्स हैं, इनके अंदर एक्सप्लेनेशन है। जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको 2-2 लाइन इसमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड, अच्छा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने हमारे ऑब्जेक्टिव्स में भी पढ़ा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, लेकिन किस नाम से पढ़ा, सोशल ऑब्जेक्टिव के नाम से पढ़ा, जिसमें हम समाज की अच्छी चीजें कर रहे हैं। तो वही चीजें मैंने आपको क्या कहा, कंपनी में किस नाम से चलती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो हम फुलफिल करते हैं। जैसे किसी शहर के अंदर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हरे पेड़ पौधे लगा रही हो, सफाई करवा रही हो, वही रख दो। और मैनेजमेंट में केवल नौकरी लगना काफी नहीं है, ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च चलती रहनी चाहिए, ताकि लेबर किस एफिशिएंसी पे चले, बेस्ट एफिशिएंसी पे चले। अब यहाँ पर जो सबसे पहले नाम हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम टेलर का। इनका पूरा नाम है FW टेलर, फेडरिक राइट टेलर, वायर मेरे को याद है, FW टेलर। इन्होंने मैनेजमेंट को साइंटिफिक किया, क्या किया, साइंटिफिक किया भैया। कैसे किया साइंटिफिक, तो इन्होंने क्या कहा, साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स knowing exactly what you want man to do and seeing that they do it in the best and cheapest way। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन। और ध्यान से पढ़ो एक बार ढंग से, विद द एहसास, अपने आदमी को बताना कि क्या करना है, गलत शब्द का प्रयोग, अपने वर्कर्स को बताना कि क्या करना है। क्योंकि भाभी जी ने तो ऐसे पढ़ी थी अंग्रेजी की, मैन का मतलब तो आदमी होता है, तो अपने वर्कर्स को बताना कि क्या करना है, और फिर बैठ के ये देखना भी है कि ये इसको ढंग से बेस्ट मैनर में और सस्ते तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं। इसी को क्या बुलाते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट। हाँ पीछे चल जा, भग जा बेटा। क्या क्या बोला था, इफेक्टिव बोल रहा होगा। अब सबसे पहला प्रिंसिपल, इन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए बेटा। कितने प्रिंसिपल है, 4। हरिदास कॉन्वेंट स्कूल, अरे बहुत जोरदार चीज बता रहा हूं, ये याद हो जाएंगे। हरिदास कॉन्वेंट स्कूल, हरि से हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हरि से हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, दास से डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, कॉन्वेंट से कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और स्कूल से साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो जिसको प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट याद करने हो उसको बस क्या याद करना है, हरिदास कॉन्वेंट स्कूल। मुंह से बोलो बच्चा, क्या याद करना है, हरिदास कॉन्वेंट स्कूल। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, भेदभाव नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना अपने समाज में, ये मेरी सास नहीं मेरी माँ है, और ये मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। हाँ, वर्कर ऐसी भावना से काम करे कि कल कम काम किया है यार आज, जैसे स्टूडेंट अच्छा कौन है,
कि यार कल कम पढ़ाई करी थी, आज ज्यादा पढ़ाई, वही अच्छा स्टूडेंट है ना। अच्छा टीचर कौन है? जो कम होमवर्क दे। टीचर को क्या लगना चाहिए, यार मैं मेरे बच्चों को बहुत ज्यादा होमवर्क देता हूं, मुझे कम होमवर्क देना चाहिए। और बच्चों को क्या लगे, यार हम कम पढ़ते हैं, हमें और पढ़ना चाहिए। ये क्या है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसलिए तो लिखा कभी हो ही नहीं पाता। हार्मनी बनाना है, इसलिए प्रिंसिपल दिया। मैनेजमेंट क्या सोचता है, काम के ना काज के साले पैसे और ले जाते हैं। और वर्कर क्या सोचता है, मिलती 2 कौड़ी नहीं है और काम साला बहुत सारा करवाता है। भाई जी को 2500 रुपए देती है भाभी जी, आती है बस यूं करके 2 मिनट में चली जाती है, इससे बढ़िया तो मैं ही करता हूं। और भाई जी कहती है 3 माले की बिल्डिंग है, 3 लाख कमाते हैं, 3000 नहीं दे रहे, बताओ 2500 में रखा। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मैनेजमेंट और वर्कर दोनों मेंटल रिवोल्यूशन होना चाहिए, ये सोच बदलनी चाहिए। वर्कर क्या सोचे कि मैं काम कम करता हूं, मुझे ज्यादा काम करना चाहिए, यार मेरा परिवार है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन, बहनों और भाइयों एक साथ, वी आर फैमिली। स्वास्थ्य इंडस्ट्री, एनिमल, छट्टा का नहीं, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। दूसरा क्या बोला मैंने, हरिदास, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी वर्कर टू इज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। भले क्या हुआ, मेरा छोरा बैक बेंचर है, तो मैंने बहुत सारे बैक बेंचर है जिन्हें 60% पे पास करवाया, और मेरा एक सबसे जोरदार बैक बेंचर है, नाम नहीं लूंगा मैं, वो जानता है 59.4% पे नाचा है वो कि सर आपकी भी 10th में इतनी बनी थी, मैंने 2% ज्यादा बना लिया, पास हुए। इनकी इतनी खुशी है क्योंकि इनके 30 के लाले थे और ये 60 लिया है, तो इन्होंने खुद को कहां पर पहुंचाया, अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे पहुंचाया। इससे मतलब नहीं 90 आए नहीं आए, 30 के 60 डबल कर दिए पागल। इनकी मेहनत है। तुम तो क्या शुरुआत से 90 के लिए ट्रेंड हो रहे हो, 95 के ऊपर मत लिया ना, गधे बन जाओगे नहीं तो। हाँ, मशीन बन जाती है फिर। यही याद रहता है दिन भर, ABCD। दुनिया भी जीनी है, इसको एम्प्लॉय करके देखो। आपको मम्मी पापा टॉपर बनने की नहीं बोलते, क्या बोलते हैं कि बेटा अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बन। वर्कर को ट्रेनिंग दो सिलेक्शन के बाद, और सिलेक्शन भी जो करो वो कैसा करो, साइंटिफिकली। आज मुझे पता है कि निशांत को रोटी बनानी आती ही नहीं है, इवन इसको तो ये नहीं पता गैस कैसे जलाते हैं, तो मैंने कभी भी किचन में इसको कोई गर्म करने का काम दिया ही नहीं, नॉट इवन दूध गर्म करने की बोला। लेकिन अनीश बाहर से आया, अनीश को सब करना आता है, तो इसके हाथ की सेव पूड़ी खा लो एक बार, मजे ही आ जाता है। तो ये रोज इससे मैं 2 बार बनवा लेता हूँ। तो मैंने सिलेक्शन किस बेसिस पर किया, साइंटिफिकली। और फिर उसको बढ़ाओ आगे, ट्रेन करो। ऐसा नहीं कि बस अब भैया रोटी सीख ली तो पराठा सीख, पराठा सीख लिया तो लच्छा पराठा बनाना सीख। जिंदगी में रुक क्यों जाना है? पढ़ाई जो है वो तो जीवन के साथ निरंतर बहेगी, डेवलपमेंट। तुम सोच रहे हो नौकरी के बाद बच जाओगे, ये ऑर्गेनाइजेशन ने दल्ले ट्रेनिंग करवाएंगे फिर पढ़ाई हरिदास कॉन्वेंट स्कूल, कॉन्वेंट, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉम्पिटिशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कॉर्पोरेशन। ये भावना नहीं होनी चाहिए कि यार इसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं, मैं इससे ज्यादा नंबर लेके आऊंगा। उसके साथ पढ़ो, उसके भले 90 आ रहे हो लेकिन तुम्हारे 70 आ रहे थे, क्या पता तुम उसे ऐसी चीज सिखा दो जिससे उसके 95 बन जाए, और वो तुम्हें ऐसी चीज सिखा दे जिससे तुम्हारे 70 के 80 बन जाए। कंपटीशन की जगह क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। और साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, तुक्केबाजी नहीं चलेगी, वो एक बढ़िया तरीका ढूंढो। जैसे मैं सीढ़ी पे पढ़ता था, मेरे घर में जो सीढ़ियां हैं, मैं एक सेंट्रिक कोने की सीढ़ी थी, उसको मैं पकड़ लेता था, वही मेरा पढ़ाई का एरिया था। मतलब कोई पूछता है स्टडी रूम, मेरा सीढ़ी, बोले टेबल नॉट रिक्वायर्ड, बोले हाउ डू स्टडी, मैंने कॉपी पेन स्टडी, सीढ़ी। मेरे लिए वो बढ़िया मेथड था। मैं वहां बैठता था, आधा घंटा, सनसेट होता था और मैं पढ़ता था। हालांकि वो सीढ़ी चंबल गार्डन की थी जिसमें मैं बंक पे रहता था, पर मैं पढ़ता था। तो मैंने एक बेस्ट तरीका ढूंढा पढ़ने का जिसमें मैं मेरी एफिशिएंसी मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। सामने चंबल नदी बह रही है, सोचो तो क्या पीस एनवायरनमेंट में पढ़ाई होगी। मोजी बाबा की गुफा, घाट है, चंबल की हवा बह रही है, आहा, और अपन लेके बैठे हुए अकाउंट्स पार्टनरशिप। इधर से हवाई 10 क्वेश्चन खत्म, इधर से हवाई 10 क्वेश्चन खत्म, 20 क्वेश्चन खत्म, बैग उठाया, जैसे आराम आगे। तो साइंस एक ऐसा, ये एनालिसिस करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा जिंदगी में। आज से शुरू कर दो, 12वीं के बाद क्या करना है, डेली खुद पे स्टडी करो और एनालिसिस करो, और एक वो बेस्ट चीज ढूंढ लो जिसमें तुम हो जिंदगी में। हो गया साइंस में रूल ऑफ थंब जिंदगी का। अब इसके बाद इन्होंने टेक्निक दी।
टेक्निक मैंने कहा था प्रोसीजर्स हैं या मेथड्स हैं, सेट ऑफ सीरीज स्टेप्स। तो पहली इन्होंने टेक्निक दी फंक्शनल फॉर्मेनशिप। इन्होंने कहा कि अगर आपको लेबर से काम करवाना है तो आपको 8 लोगों की जरूरत पड़ेगी। कितने लोगों की? 8 लोगों की। यहाँ नाम नहीं लिख रहे, मैं बता रहा हूँ, ये शॉर्ट रिवीजन है ना बेटा, ये लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हैं अभी अपन, जिसमें बहुत डिले चल रहा है, अभी चैप्टर 2 पे ही पहुंचे। ठीक है, तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप क्या कहता है हमें? 8 लोगों की जरूरत पड़ती है, 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट से, 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। ये 8 लोग मिलके वर्कर को संभालेंगे। कितने लोग संभालेंगे? 8 लोग। लेकिन हेनरी फियोल ने जो प्रिंसिपल दिए डिवीजन ऑफ वर्क और यूनिटी ऑफ कमांड, ये इन दोनों का प्लस माइनस बन गया। हेनरी फियोल ने जो डिवीजन ऑफ वर्क दिया उसका ये एक्सटेंशन बन के आया। हेनरी फियोल इससे पहले के किस्से उस पर भी अभी आएंगे अपन। और यूनिटी ऑफ कमांड भी उनका एक प्रिंसिपल है, उस चीज को ये नेग्लेक्ट करता है। इसका डिस्कशन अपन जब करेंगे जब इन दोनों को पढ़ेंगे। दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। हैप्पी न्यू ईयर अगर आपने देखी हो, पापा कहते थे कीप इट शॉर्ट कीप इट सिंपल। तो फोकट का कचरा नहीं, एक्टिविटी में जो काम का है उसको रखा, बाकी हटा दिया, तो जीनियस कहलाते हैं। उसी प्रोसेस को सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। और एक बेंचमार्क सेट करना। लड़की तो बॉम्बे से ही आएगी मम्मी, आपकी बहू जो बनेगी, क्या स्टैंडर्डाइजेशन। तो बेंचमार्क सेट करना, स्टैंडर्ड सेट करना किसी भी चीज का, प्रोसेस का, रॉ मटेरियल का, टाइम का, प्रोडक्ट का। आप भी कर सकते हो आपकी जिंदगी में स्टैंडर्ड सेट कि 75 से नीचे तो लाऊंगा ही नहीं मैं। ये आपने किसका सेट किया? पढ़ाई का। 2 घंटे से ज्यादा नहीं खेलता मैं, ये किसका स्टैंडर्ड सेट हुआ? खेलने का। आधे 1 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम निकल जाए ना मेरा, स्टूडेंट मत बुलाना मेरे, ये किसका स्टैंडर्ड सेट हुआ? डिस्प्ले का। तो ऐसे स्टैंडर्ड। और फोकट की एक्टिविटियां हटा दो तो क्या हो गया? सिंप्लीफिकेशन। अमीर लोगों के ज्यादा दोस्त होते हैं क्या? फरारी में कितनी सीट होती है? 2। अब तुम कह रहे हो अपन तो 10 लोगों का ग्रुप बनाएंगे क्या व्हाट्सएप, क्या मतलब? सिंपलीफाई। अब ये स्टडी को देखो गलत मत लेके जाना, हाँ, क्योंकि जिंदगी में मोशन जरूरी है। पिको मोशन होना चाहिए। तो मोशन स्टडी, मोशन का मतलब लूज मोशन नहीं होता, मोशन का मतलब होता है मोशन। कोटा वालों से बोलो तो मोशन है तो भरोसा है वो वाला मोशन नहीं है, ये है मूवमेंट, फिजिक्स वाला मोशन है। तो ये मोशन क्या कहता है कि जो अननेसेसरी मूवमेंट्स है उन्हें हटा दो। फॉर एग्जाम्पल कृष्णा भैया मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है, चलो इलेक्ट्रीशियन है, पंखा खराब है, ठीक करना, सीढ़ी लगा दी, टूल किट नीचे रखा हुआ, पेचकस उठाया ऊपर चढ़े, 2 मिनट में फिर नीचे उतरे, फिर प्लायर उठाया फिर ऊपर चढ़े, फिर 2 मिनट में नीचे उतरे, फिर कैपेसिटर उठाया ऊपर चढ़े, बोले कि पेचकस भूल गया, फिर नीचे उतरे, फिर ऊपर चढ़े। तो वंश क्या बोलेगा? अबे टूल किट ही ऊपर ले जाना, क्या बार बार ऊपर नीचे, टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है, जल्दी काम कर। तो यही चीज क्या है? मोशन। अननेसेसरी मूवमेंट को हटाना, लिफ्टिंग, पुटिंग, सिटिंग, चेंजिंग पोजीशन। ऑटो वाला क्या करता है? ऑटो वाले की सीट के नीचे इंजन लगा होता है, तो सुबह सुबह तो ऑटो ठंडा होता है, अच्छा लगता है। दिन में ऑटो के नीचे से इंजन की गर्मी, ऊपर से धूप की गर्मी। अब धूप की तो सही जाए पर बम्मी पे सही जाएगा, तो ऑटो वाला पोजीशन बदल लेता है, 45 डिग्री एंगल चेंज, गाड़ी नहीं रुक सकती तो वो अपनी पोजीशन बदल लेता है। टाइम स्टडी, एक स्टैंडर्ड टाइम पता लगाना एक काम को करने का। झूठ है वो लोग जो कहते हैं कि 2 मिनट में बन जाती है मैगी, 2 मिनट तो प्याज छीलने में लग जाते हैं। काम को करने में कितना समय लगेगा? स्टॉप वॉच लेके बैठो। अब आपकी जिंदगी में एम्प्लॉय करें टाइम स्टडी, आपने पार्टनरशिप का क्वेश्चन उठाया, स्टॉप वॉच चालू कर दो और चेक किया कि ये क्वेश्चन मेरे से कितनी देर में सॉल्व हो। 6 मार्क का क्वेश्चन था। अब फॉर एग्जाम्पल टाइम आया 25 मिनट, 25 मिनट आया और हमें क्वेश्चन करना है बोर्ड एग्जाम में 10 मिनट में। तो अब हम डेली क्या करेंगे? एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर रोज एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन प्रैक्टिस हो तो 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, 6-6 नंबर। और वो 25 मिनट का टाइम प्रैक्टिस कर करके कितने पे आ जाएगा? 10 मिनट पे। ये कौन सी स्टडी है? टाइम स्टडी।
लेकिन इंसान काम करते करते, सर वंश जी की भाषा थोड़ी सी भिन्न वाली है, माफ करिएगा, लेकिन इंसान काम करते करते इंसान की फट भी जाती है, तो वहां से बना फटीग स्टेट। इंसान काम करके थक जाता है, तुम पढ़ते पढ़ते थक जाते हो, इसलिए तुम्हें क्या दिया जाता है? ब्रेक, ताकि तुम तुम्हारी एनर्जी दिमाग की वापस रीगेन कर लो। कुछ लोगों के लिए वो ब्रेक कभी जिंदगी में काफी हुआ ही नहीं, कि अभी तो मेरी एनर्जी पहुंचने वाली थी कि मैडम आ गई। तो फटीग स्टडी ये पता लगाना कितने समय में रेस्ट इंटरवल देना है और कितने समय का देना है। इतना ज्यादा समय भी ना हो रेस्ट में कि इंसान सो ही जाए कि यार अब तो कल करेंगे, और इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि उसकी थकान ही मिटा नहीं पाए। इसलिए आपको रोज क्या कहते हैं जिंदगी में कि बेटा दिन भर बॉडी थकती है, इसलिए रात में मत पड़ा करो, लाइट बंद करके मोबाइल मत चलाया करो, आंखों पे जोर पड़ेगा। अभी जिंदगी में आंखें और दिमाग बहुत जरूरी है, तो क्या करो 11 बजे तक सो जाओ, सुबह उठो 5 बजे, ऊपर जाओ, पढ़ाई करो। यार तो यहाँ पर तो शो अब हो रहे हैं, सिंगल आएगा पेपर, सर रिवीजन इस पीडीएफ से करूं या केवी की कल रायपुर रीजन वाली से, जिससे इच्छा हो उससे कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गए सारे इकट्ठे हो गए यूट्यूब पर। पार्ट बी अभी शुरू कर रहे हैं, पार्ट बी डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। जो करे जितना काम उसको मिले उतना दाम, बोलो जय सिया राम। क्या है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम? जो करे जितना काम उसको मिले उतना दाम, बोलो जय सिया राम। अगर हमने वर्कर रखा तो हमने वर्कर को दो टाइप पे बांट दिया, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट। हमारे यहां पर शर्ट बनाने का काम होता है, निशांत भैया हमारे स्टैंडर्ड टारगेट से, हमने पढ़ा ना स्टैंडर्डाइजेशन, हमारे स्टैंडर्ड टारगेट है 10 शर्ट का, और ये भैया रोज 10 से 12 शर्ट बनाते हैं, तो निशांत भैया कौन से वर्कर बने? एफिशिएंट। ठीक है। अब दूसरे भैया कृष्णा, ये रोज की 6 शर्टें बनाते हैं, टारगेट 10 का है, तो ये कौन से वर्कर बने? इनएफिशिएंट। तो अब हमने रेट रख रखी है कि जो 10 से ज्यादा बनाएगा या 10 बनाएगा उसको तो 10 रुपए, और जो 10 से कम बनाएगा उसको 8 रुपए। तो निशांत ने आज 10 बनाई, तो 10 इंटू 10 के हिसाब से कितना मिला? 100 रुपये की दिहाड़ी मिली वेज। और ये भैया 6 ही बनाए, तो 6 इंटू 8 कितना हुआ? 48, 48। तो इनको कितनी दिहाड़ी मिली? 40। अब क्या होगा? कल से इनके मोटिवेशन आएगा पीछे से कि मैं 48 को लेके जाऊं, मैं भी क्या लेके जाऊंगा? 100 रुपया लेके जाऊंगा। तो ये भी क्या कोशिश करेगा? स्टैंडर्ड आउटपुट बनाने की। उदय सोनी, अबे पहले पार्ट ए तो पढ़ ले, अकाउंट्स में जैसे छोड़ के आया, पेपर डिस्कशन में भी छोड़ के आया। तुम आपस में मत डिस्कशन करो, जो पढ़ा रहा हूं वो सुन लो और समझ लो। आगे बात करें तो अब आते हैं हमारे पास फियोल के प्रिंसिपल। इन्होंने बस इतनी सी बात करी, वेज पेमेंट क्या कर दो? डिफरेंट रेट का कर दो, है ना। इसलिए घर पे होता है ना, छोटे भाई अगर ग्लास रख के आए तो पापा ने 10 रुपए दिए थे, कल मम्मी ने बोला था बर्तन माज दे 5 रुपए दूंगी, वो भी नहीं दिए अभी तक। तो ये कौन सा सिस्टम है? डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। फुल है, अपन सब आता है। फियोल के प्रिंसिपल पढ़ते हैं, फिर अपन पार्ट बी पे शिफ्ट होंगे, थोड़ा सा आपकी भी नींदें भागेगी। इसको भी याद रखने का वैसे बहुत अच्छा तरीका है, दादू इज सो करसी। क्या बोला मैं? 14 प्रिंसिपल है, क्योंकि एक साथ याद नहीं रहेंगे। दादू, DADU, दादू, इज IS, सो SO, करसी CURSEE, CURSEE, दादू यू आर, दादू इज सो करसी, श्रापित है। तो डी से बना डिवीजन ऑफ वर्क। काम को बड़ा मत करो, छोटे छोटे टास्क बनाओ। 6 घंटे क्यों पढ़ना? 30-30 मिनट पढ़ेंगे। स्कूल से जाएंगे 30 मिनट में सब रिवाइज कर लेंगे, स्कूल से घर आएंगे तो 30 मिनट में सब रिवाइज कर लेंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे, उठेंगे, कोचिंग आ जाएंगे, कोचिंग से घर जाएंगे, 30 मिनट पढ़ेंगे, पूरा रिवाइज कर लेंगे, खाना खाएंगे, मोबाइल चलाएंगे, 1 घंटा बैठेंगे, पांचों सब्जेक्ट को 10-10, 20-20 मिनट में क्विकली रिवाइज करके सो जाएंगे। ये हमने क्या करा? 3 घंटे पढ़ने की जगह स्मॉल डिवाइड। इससे क्या आएगा? स्पेशलाइजेशन, ज्यादा जल्दी काम होगा। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी का मतलब है पावर, सत्ता देना, पावर टू टेक ऑर्डर। घर में किसकी अथॉरिटी चलती है? पापा मम्मी की चलती है क्या? है? पापा की कि मम्मी की?
पापा की, मम्मी की, ये देखो, हाँ, दोनों का मिक्स्ड इकोनॉमी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके साथ आई हुई जिम्मेदारी। अब सोचो अगर आपको पावर है फुल और जिम्मेदारी कुछ नहीं है, तो आप पावर का क्या करोगे? देखो कितने ईमानदार बच्चे हैं, मिसयूज करोगे। अगर पावर ज्यादा है और जिम्मेदारी है ही नहीं तो, और जिम्मेदारी बहुत है पर पावर ही नहीं है, तो क्या कर पाओगे? कुछ भी नहीं। तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। इसी को कहते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिसिप्लिन जो आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है। पहला, ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। अगर कोई डाउट आ रहा है चलते हुए टॉपिक में तो टाइप कर दो, और डाउट नहीं आ रहा है तो चुपचाप छाने मुने चल। ओबीडियंस, ओबीडियंस सामने वाले को इज्जत देना होगा, मानना, जो बोल रहा है वो करना। अब लिखा हुआ है नो स्मोकिंग, अब तुम वही स्मोक कर रहे हो। लिखा हुआ है थूकना मना है, वही थूक दिया। लिखा है पेशाब करना मना है, वही कर दिया, तो यू आर डिसोबीडियंस पर्सन। मेरे राक्षस। यूनिटी ऑफ कमांड, मैंने कहा था ना वहां दिक्कत आई थी, यहां नहीं आएगी। उसने कहा था यूनिटी ऑफ कमांड। निशांत के ऊपर 5 टीचर बैठे हुए, अकाउंट्स का, इंग्लिश का, बिजनेस का, इको का, फिजिकल का। अकाउंट्स वाले ने पूछा क्वेश्चन करे क्या? अरे बोले सर वो फिजिकल वालों ने फाइल दे रखी, आपका काम नहीं करता कि चल कल के लाना, बैठ जा। फिजिकल वाला आया कि बेटा मेरी फाइल, और एक कि वो बिजनेस स्टडी में बहुत सारी केस स्टडी थी, सॉरी कल करके लिया, बैठ गया। बिजनेस स्टडीज वाले ने पूछा बेटा केस, इंग्लिश में मैम ने 2 ऐसे दे दिए थे, काम नहीं कर, सॉरी। इंग्लिश वाली है कि बेटा ऐसे कि वो इकोनॉमिक्स वाले ने नेशनल इनकम के क्वेश्चन दे दिए थे, तो काम किसी का नहीं किया पट्टे ने, सबसे बच के रह गया। और वहां स्टाफ रूम में पता चल रहा है निशांत पे लड़ाई चल रही है कि साले अकाउंट्स वाले तो इतने सवाल क्यों देता है। निशांत कह रहा है, निशांत बाहर मजे ले रहा है। तो मैनेजमेंट ने कहा कि देयर शुड बी वन बॉस ओनली, वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। काम ही खत्म सा। अब बच के जा पाएगा? अब आशीष सर ही अकाउंट्स और बिजनेस पढ़ाते हैं। अब आशीष सर को पता है कि बीईएसटी में तो कोई होमवर्क दिया ही नहीं था बे, तो फिर तू कैसे कह रहा है कि क्वेश्चन थे? बता अकाउंट्स का काम का। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक हेड को एक ही प्लान दिया जाए। मार्केटिंग वाले को सेल्स का काम देते हैं? नहीं। प्रोडक्शन वाले को मार्केटिंग का काम देते हैं? नहीं। अकाउंट्स वाले को कंपनी का काम देते हैं? नहीं। लीगल वाले को अकाउंट्स का काम देते हैं? हर डिपार्टमेंट में एक हेड के साथ एक। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जर्नल इंटरेस्ट। इसका मतलब सबसे सिंपल, पुलिस वाला, ये कृष्णा भैया यहाँ से कोचिंग से निकले अपनी स्कूटी को लेके, फटफटिया को फट 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 फट, यही रुक गया। पुलिस वाले ने कहा हेलमेट नहीं है, चालान लगेगा। उसने कहा अरे सर रोज का आना जाना मेरा, ये सामने दोस्त देता है, 10 रुपये लो जान दो। बोले 10 नहीं 100 लगेंगे। अरे कि ये लो 100 जान दो, हटो। अब ये सारी चीज दूर बैठे डीएसपी साहब ने देख ली, जो वंश की दुकान पे थे, अंदर वाइफ को साड़ी दिलवा दी। तो उन्होंने अगले दिन एक मैसेज पहुंचाया पुलिस डिपार्टमेंट कि जो भी कल 100 चालान काट के लाएगा उसको 10,000 का इनाम मेरी तरफ से। अब अगले दिन अगर वो पुलिस वाला मिले कृष्णा तो 100 रुपए लेगा कि पूरा चालान में? पूरा चालान करेगा। इंडिविजुअल इंटरेस्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया? जर्नल इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है वर्कर को? तू अपने ख्वाब के लिए मत काम कर, हमारे काम के लिए कर, तेरे ख्वाब जीने की जिम्मेदारी फिर। सबऑर्डिनेशन, इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के प्रायोरिटी पे होने चाहिए, आपके नहीं। बेटा अकेले की सुन के नहीं, पूरे परिवार को साथ लेके चलना पड़ता है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जर्नल इंटरेस्ट। अगला रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। देखो इतना पैसा दिया जाना चाहिए, तो ईमानदारी की बात है। तुम खुद सोचना, अगर कल से तुम कहीं नौकरी करने जाओ, अगर तुम्हारा खर्चा ही नहीं निकल रहा हो महीने का, तो काम करोगे क्या? अच्छा तुम इतना ज्यादा मांगो कि सामने वाले के ऊपर बर्डन पड़े, तो क्या वो तुम्हें नौकरी देगा क्या? नहीं। यानी कि दोनों के लिए क्या होना चाहिए? फेयर होना चाहिए। इसी को बुलाते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। हेनरी फियोल हमें ये समझाते हैं इस प्रिंसिपल से कि आप किसी को भी नौकरी पे रखो तो फेयरली रेम्यूनरेशन पे रखो। मेरे ऑफिस वाले इस बात पे ध्यान ना दे।
सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखो, जो परिवार बड़ा होता है वहां पर तो टॉप लेवल के पास जरा सी पावर हो, बाकी सारी पावर वो बांट देते हैं। मेन पावर अपने पास रखते हैं, जो काम की पावर है, बाकी मिडिल लोअर को दे दी। लेकिन जहाँ काम ही छोटा है वहां पर सारी पावर टॉप लेवल ही लेके चलता है। जैसे कि 12th के बाद कृष्णा भैया ने कचौरी की दुकान खोली, तो गल्ले की पूरी जिम्मेदारी कृष्णा भैया ने अपने ऊपर ही ले रखी है। कृष्णा भैया किसी भी वर्कर को गल्ले को हाथ नहीं लगाने देते, भले ये घर चले गए हों। घर चले गए तो फिर गल्ला बंद हो गया, आप पेटीएम पे ही पे कर सकते हो, जो कि कृष्णा भैया का, मुफ्त में कचौरी नहीं जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रखा है, सेंट्रलाइजेशन। लेकिन वहीं कृष्णा भैया की 20 ब्रांचेज, कोटा में, जयपुर में, उदयपुर में, और कचौरियाँ खाने वालों की कमी नहीं है। तो जो कृष्णा भैया वो कोटा से सीसीटीवी से सब मैनेज करते हैं और सबको फुलफिल अथॉरिटी दे रखी है। गल्ले का कलेक्शन नहीं पहुंचा तो कृष्णा भैया टांग तोड़वा देते हैं। फिर वो भी बोलता है कि मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, ऐसी बात नहीं, दिल के बहुत अच्छे, टांग तोड़ी थी तो इलाज भी करवाया। तो आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चुनो, सेंट्रलाइज होनी चाहिए कि डिसेंट्रलाइज। स्केलर चेंज, काम करने का, बात करने का एक तरीका होता है। क्या बात करनी है, किससे बात करनी है, कहाँ बैठा हूं, किससे बात कर रहा हूं। तो एक ऐसा ट्राइंगल बनाया। ट्राइंगल क्यों बनाया, क्योंकि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये लोग बिठा दिए। यहां बैठा है भास्कर दिवाकर चौधरी, यहां बैठा है बाबूराव गणपत राव आप्टे, यहां बैठा है राम, यहां बैठा है शाम, यहां बैठा है गोपाल। अब अगर शाम को कोई बात राम तक पहुंचानी है तो वो सीधे सीधे नहीं जा सकते। क्यों भैया, क्योंकि यहां पर है लाइंस ऑफ अथॉरिटी, फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी। अगर आपको कोई दिक्कत है सर केस स्टडी का क्या करें, चैप्टर तो कर लेंगे याद, केस स्टडी में टॉपिक ढूंढो और टॉपिक में ढूंढो कि कौन से टॉपिक से केस स्टडी बनती है। उस टॉपिक को अपने दिमाग में ढूंढो कि ये किस टॉपिक को, इस टॉपिक को कौन से चैप्टर में पढ़ा था, वहां से पॉइंट्स बनाओ, आंसर लिख दो। 6 नंबर में भी आएगी, 3 नंबर में भी आएगी, सीबीएसई के अंदर, आरबीएसई में नहीं आएगी। जिससे टोटल क्या आएगी, 50-60% आता है केस स्टडी पेपर। एमसीक्यू भी आ सकते हैं केस स्टडी, भर के स्थिति गंभीर हो जाएगी। केस स्टडी में ऊपर का कुछ नहीं लिख सकते जब तक कि वहां नीचे नहीं लिखा हुआ हो कोट लाइंस। अगर उसमें लिखा हुआ है कोट लाइंस फ्रॉम द केस, तो आप लाइंस कोट करके लिख सकते हो कि इस लाइन से पता चला कि इसमें स्केलर चेन है, डिवीजन ऑफ वर्क। उसके लिए आप इस सेशन को छोड़ दो। अगर आपको ये है कि केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी है, ये डिस्कशन समझना है, मैंने पिछले साल का वीडियो और 2019 का वीडियो दोनों आपको भेज रखे हैं, आप उस पर देखो, प्रीवियस ईयर के पेपर के डिस्कशन, वहाँ केस स्टडी कैसे सॉल्व होती है वो पता चलेगा। ये केवल लाइव सेशन है, रिवाइज जितना हो पाएगा 7 बजे तक उतना कराता हूँ। अगला आया हमारा ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर, 2 बियर और 1 पिज्जा। जज साहब थोड़ा जल्दी। क्या, तो ना तो ये कोर्ट का ऑर्डर है, ना ये मम्मी का ऑर्डर है, ये ऑर्डर है हर चीज सही ऑर्डर में होने वाला। गैंग प्लान का मतलब है कि ये भैया सीधे बात कर लेंगे, स्केलर चेन पूरा नहीं हुआ था क्या, तो ये शाम भैया बात करेंगे हीरा भैया से, हीरा भैया बात करेंगे बाबूराव से, बाबूराव किसको बताया, राम को। तो कितना समय लगा, बहुत सारा समय लगा। लेकिन अगर ये दोनों सेम लेवल पे एस और जी, तो ये सीधे बात कर सकते हैं। इसको क्या नाम दिया, गैंग प्लैंक नाम दिया। क्या नाम दिया, गैंग प्लैंक। जब दो लोग सेम अथॉरिटी पे तो वो सीधे बात कर सकते, सेम डिपार्टमेंट या सेम अथॉरिटी, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे डिपार्टमेंट का भी हो, अथॉरिटी सेम। डिफरेंस बिटवीन स्केलर चेन एंड गैंग प्लान। बेसिक डिफरेंस स्केलर चेन और गैंग प्लान का ये है कि स्केलर चेन जो है वो हमारा एक फॉर्मल लाइन का रूट है जिसको क्रिटिसाइज किया गया। इस वजह से हेनरी फ्योल ने एक शॉर्टर रूट निकाला, तो जो शॉर्टर रूट क्रिएट होता है उसी को गैंग प्लान बुलाते हैं। इससे कम्युनिकेशन डिले नहीं होता और स्केलर चेन से कम्युनिकेशन डिले होता है। तो ये डिफरेंस बन गया, 2 पॉइंट बन गए आपके आराम से। हाँ, इंफॉर्मेशन सब तक पहुंचनी चाहिए, फॉर्मल लाइन से ना भाई। आप स्कूल का एग्जांपल ले लो, आप सीधे चल जाओगे क्या प्रिंसिपल के केबिन, पापा को बुला, ऐसे थोड़ी कर सकते हो। पहले आप किसको बताओगे, क्लास टीचर को, ज्यादा सीरियस होगा तो क्लास टीचर, फ्लोर इंचार्ज को या कोऑर्डिनेटर को, फिर वो आपको कहाँ लेके जाएंगे, प्रिंसिपल ऑफिस। फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी।
लेकिन पापा ही दोस्त थे प्रिंसिपल के, तो मैंने तो स्कूल के वॉशरूम से मैसेज कर दिया था, गैंग प्लैंक बन गया। पापा स्कूल में पहले ही आ गए। इसमें टाइम कम लगेगा। अच्छा। चलिए, ऑर्डर ऑर्डर दोनों चीजें सही जगह पे हो। आप सोचो स्कूल में सारे बच्चे प्लेग्राउंड में पढ़ रहे हैं, वहां 8th क्लास चल रही है, वहां 6th चल रहा है, 7th चल, पता लगा पाओगे कौन सी क्लास चल रही है? इसलिए सबको अलग अलग कमरे में बिठाया। अ प्लेस फॉर एवरीवन एंड अ प्लेस फॉर एवरीथिंग। फैक्ट्री में जब लेआउट बनता है तो रॉ मटेरियल रखने का डिपार्टमेंट बनाते हैं, वहां केवल क्या रखेंगे? रॉ मटेरियल। फिर यहां से आगे आओगे तो ये वाला जो केबिन दिख रहा है, इस केबिन में मैनेजर और मैनेजर के वर्कर्स की टीम रहेगी। फिर इसके आगे मशीनें लगेगी, तो हर चीज की एक जगह सेट होती है, स्पेसिफिक प्लेस होनी चाहिए। जैसे आप पूछते हो ना, किसी नए स्कूल में जाते हो, डायरेक्टर का ऑफिस किधर है? ये फर्स्ट फ्लोर पे राइट हैंड साइड पर जाइए। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीज किसमें चल रही है? एक ऑर्डर में चल रही है। मैन मटेरियल दोनों को बांटना। अगला वर्ड आया हमारा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, है ना। ये निशान भैया ने जेरोक्स की दुकान डाल ली पार्ट टाइम, और इन्होंने लिख दिया कार्य करने हेतु लड़कों की आवश्यकता है। पहले चले गए वंश भैया, बोले 30,000 लूंगा। बोले एक दिन काम करके तो देख। एक दिन काम किया, अगले दिन आए नहीं। कृष्णा भैया चले गए, 15 दिन काम किया, फिर नहीं आए। फिर आशीष भैया चले गए, 2 महीने काम किया, फिर गायब हो गए। फिर संजना चली गई, 6 महीने काम किया, ये भी भग गई। तो अब निशांत ने एक लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कंडीशन लिखवा ली, कम से कम हमारे साथ 2 साल काम करना पड़ेगा, नौकरी पे छोड़ के नहीं जा सकते। देखो, बार बार लोग छोड़ के जाते हैं, इससे लेबर टर्नओवर रेशियो खराब होता है। टर्नओवर का मतलब साल में कितने नए आए और कितने पुराने गए। ये कौन सा रेशियो बना? लेबर टर्नओवर रेशियो। तो हर ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि जो सेलेक्टेड एम्प्लॉइज हैं उन्हें पोस्ट पोजीशन पे मिनिमम एक फिक्स टेन्योर के लिए रखो। इससे टर्नओवर क्या होगा? कम होगा, और लोग सही से काम कर भी पाएंगे। बार बार भी नहीं निकालना चाहिए। हाँ, सही कह रहा था। इनिशिएटिव छोटे बच्चों को देते ना, खाने की पंगत में भंडारा करवाया था भाई साहब हमने, तो ये निशांत उस टाइम पे बहुत छोटा था, परोसदारी की जिद करता था भाई साहब। तो हम क्या करते थे कि दाल तो दे नहीं सकते, एक तो पता चले कृष्णा भैया के सर पे गिरा दे, भैया दाल लोगे, तो हमने इसको क्या दे दी? पूड़ी दे दी। अब ये हर पंगत में जाता है तो ये पूड़ी सर्व करता है। तो बचपन से इसको पंगत का शौक था। तो देखो आप, जहां भी भंडारा होता है खाता कम है, वहां पे पंगत वाई ज्यादा करता है। दिखता है ऐसा है नहीं, भोला है छोरा। वहां छोटे चीजों पे छोटे स्तर पर एंकरेज करना, टॉप लेवल मिडिल लेवल को एंकरेज करें, ये काम तुम करके देखो, तो उसी चीज को क्या बुलाते हैं? इनिशिएटिव। जैसे मम्मी पापा कभी कभी आपको इनिशिएटिव देते हैं ना, यार चाय बना दे यार, हम भी तो देखें कैसी। तो वर्कर को क्या एंकरेज कर रहे हैं? चाय बनाने की। मैं क्या चाय बनाने की बनी? मेरे को पढ़ाई करनी, मेरे एग्जाम से पापा, फोकस। प्लान्स उससे ढंग से चल भी पाएंगे और इसका फायदा भी है, आपके पास फ्यूचर मैनेजर डेवलप्ड होंगे। आज जो इंसान छोटे स्तर पे अच्छे से काम संभाल रहा है, जब भागदौड़ बढ़ेगी तो बड़ा काम में उसको बड़ी पोजीशन दी जा सकती है। ये हो गए दादू इसो करसी पूरे, और आज लास्ट है स्पिरिट डी क्रॉप्स। तो वहां जाओ, यहाँ आशीष सर रॉक एंड हैंडसम लग रहे हैं, आज तो तेरी तो है। होली का मजा ले रहे हैं। इक्विटी, सब एक साथ काम करेंगे, जेंडर पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आपकी शक्ल गंदी है, मैं रजत सर से ही समझूंगा। हाँ भाई जाना यार, मैं क्या मना कर रहा, शक्ल से अक्ल पे जाने में शकल पे जा रहा भाई। ये कौन सा कंसेप्ट है यार? ये है मतलब इक्विटी, नो डिस्क्रिमिनेशन। सही कह रहा था, शक्ल से क्या मतलब है यार? देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एवरीवन। महिलाएं स्पोर्ट्स खेलती है तो कम पैसा मिलता है, लड़के वही स्पोर्ट्स खेले तो ज्यादा पैसा मिलता है। क्यों? इक्विटी क्यों नहीं है? हेनरी फ्यूल कह के गया। ये हेनरी फ्यूल है कौन? ही इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कंप्यूटर का फादर है, इसका फादर है, उसका फादर है, तो कोई पूछ ले कि मैनेजमेंट तेरा बाप कौन है? हेनरी फ्यूल है मेरा बाप। कोल इंजीनियर है ये। इनकी कंपनी में ये जब गए तब कंपनी की स्थिति खराब थी, तो इन्होंने ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे कि ये जब चेयरमैन बने, डायरेक्टर बने, तब इनकी कंपनी भी छप्पर फाड़ के प्रॉफिट देगी। इनके नाम से ही मैनेजमेंट का एग्जिस्टेंस क्यों जुड़ा? क्योंकि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग किसने दिए? इसने दिए। इस वजह से हम पढ़ रहे हैं।
14 प्रिंसिपल्स किसने दिए? इसने दिए, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटीज होती है जिनको आप बुलाते हो प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, फाइनेंस, सिक्योरिटी, ये नाम किसने दिए? हेनरी फ्योल ने। इसलिए इसको क्या बुलाते हैं? फादर ऑफ मैनेजमेंट बुलाते हैं। वो साइंटिफिक मैनेजमेंट है। अब अपन फटाफट पीछे आ जाते हैं क्योंकि मार्केटिंग और उधर थोड़ा मजेदार किस्सा है। सबसे पहले मैं मार्केटिंग ही उठा रहा हूँ ताकि मेजर बच्चों का हाँ ये 15 मार्क्स में आता है क्योंकि तो ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। कोई भी एक प्रोडक्ट अपने दिमाग में रख लीजिए, समझने में आसानी होगी। अरे सब पढ़ाऊंगा, 7 बजे तक का टाइम है, बार बार बीच में मत बोल और सुन जो पढ़ा रहा हूं। एक प्रोडक्ट, बनाना चिप्स, मोबाइल, जूते, शर्ट, कोई सा भी एक प्रोडक्ट रख लो अपने दिमाग में ये चैप्टर पढ़ने के लिए। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजाक मत करना, सच कह रहा हूं। क्या कह रहा है? मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब आखिरी में के तो क्या आया? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के फंक्शन लिख दिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ एक्टिविटीज। और किसकी? मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करने की जो फैसिलिटी होती है, ऐसी चीज जो किसको फैसिलिटेट करे? गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज को। ये एक्सचेंज किसके बीच में होता है? बायर एंड सेलर। ये इकोनॉमिक्स का शब्द है। बिजनेस स्टडीज में क्या बुलाएंगे? प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। एक प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं और कंज्यूमर जो कि कंज्यूम करते हैं, इन दोनों के बीच में एक्सचेंज का फैसिलिटेशन हो जाए। और ये जो एक्टिविटीज हैं सारी मैनेजमेंट की ये लग जाए, स्टाफिंग को छोड़ दिया बस हमने क्योंकि वो ऑलरेडी होते ही हैं, वर्कर्स हैं हमारे। तो यही बन गया मार्केटिंग मैनेजमेंट। कैसे करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट? फॉर एग्जाम्पल हमें बच्चों के डायपर बेचने, तो डायपर शब्द सुनते ही हमारा टारगेट मार्केट क्या है? 0 years to 2 years या 0 years, मेरे को भी नहीं पता, जो 2 साल तक का बच्चे को तो लगती है डायपर की जरूरत। या फिर ओल्ड एज डायपर, अबव 60 वाले जो भी कंट्रोल नहीं कर पाते उनका भी लीकेज खराब प्रॉब्लम हो जाती है। ओल्ड एज डायपर। तो हमारे मर्सिडीज का टारगेट मार्केट कौन है? मर्सिडीज का टारगेट मार्केट कौन है? रिच पीपल जो 50 लाख 2 करोड़ 30 करोड़ कमाते हो। अंबुजा सीमेंट का कौन है? जिसका घर बन रहा हो। स्कूल का टारगेट मार्केट कौन है? 18 साल तक के बच्चे। टारगेट मार्केट चुन लिया। अब बाजार में डिमांड बनाओ अपने प्रोडक्ट। कैसे बनाओ? मेरे नमकीन है, कोई खरीदता नहीं, मैंने इसको हर दुकान पे भेजा वंश को, और ये हर दुकान पे पूछ के आता है आशीष सर के नमकीन है क्या? आशीष सर के नमकीन है क्या? आशीष सर के नमकीन है। बोले हम नहीं रखते, हम नहीं रखते। 7 दिन तक किया भाई हमारा। 8वें दिन मैंने कृष्णा को भेजा कि मैं आशीष सर के नमकीन का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, कितने चाहिए बताओ? बोले 10 लिखो यार, रोज डिमांड आ रही है। तो हमने क्या पैदा करी बाजार में? डिमांड। फिर हमने क्रिएट करी सुपीरियर वैल्यू। दूसरे के नमकीन से हमारा नमकीन अच्छा है। हम उसमें वो पाम ऑयल नहीं डालते, तुम सब खाते हो साले पाम ऑयल चाप चाप के, और फिर कहते मोटापे से दूर रहना चाहिए, ऑयल चीजें कम खानी चाहिए, बॉडी में सही रहना। दिन भर में भर भर के खा रहे हो पाम ऑयल और फिर ज्ञान अलग से। तो कस्टमर को वैल्यू क्रिएट करना ताकि आपके दूसरे कॉम्पिटिटर की जगह हर बार कस्टमर किसको प्रेफरेंस दे। अब किस चीज को मार्केट कर सकते हो? फिजिकल प्रोडक्ट को कर सकते हैं या फिर सर्विस को कर सकते हैं। आइडिया भी मार्केट हो जाता है, पर्सन भी मार्केट होता है। अमिताभ बच्चन की मार्केटिंग होती है कि नहीं होती है? मोदी जी, केजरीवाल, मार्केटिंग होती है कि नहीं होती है? प्लेस, एक्सपीरियंसेस, प्रॉपर्टीज, इवेंट्स, सबकी मार्केटिंग हो सकती है। मतलब कॉमनली याद रख लो, प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, आइडिया। अब मार्केटिंग के कुछ कंसेप्ट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट की कुछ फिलॉसफीज है, इनको ढंग से समझने की कोशिश करना। कितने बेसिस पे बेटा? 4 बेसिस पे। ये एक पूरी की पूरी छोटी सी टेबल आपको 3 नंबर दिला सकती है अगर इनमें से कोई सा भी कंसेप्ट पूछ लिया जाए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहले कंसेप्ट से। क्या नाम है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कहां होगा? फैक्ट्री में होगा। तो सबसे पहला कहां पे स्टार्ट हो रहा है? फैक्ट्री में स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, प्रोडक्शन करने का मेन गोल क्या होता है? आउटपुट बनाना। मशीन काम करेगी तो आउटपुट पे करेगी, तो फोकस किस पे? क्वांटिटी पर। अब रास्ते क्या है, मीन्स क्या है हमारे पास? हम चाहते हैं प्रोडक्ट अफोर्डेबल हो और अवेलेबल हो। और अगला क्या है? एंड। यहां पर अगर आप प्रोडक्शन कंसेप्ट लगाओगे तो प्रॉफिट किससे कमा सकते हो?
वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से कमा सकते हो। जैसे कि ये आपको तय करना ना कि 1 रुपए की चीज बनाऊंगा कि 100 रुपए की बनाऊंगा। आपको 100 रुपए कमाने, तो या तो एक चीज बनाओ जो 100 रुपए की हो, या फिर एक चीज ऐसी बनाओ जो 1 रुपए की हो। वो कितनी बार बेच दो? 100 बार बेच दो। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट यही कहता है। ये किन प्रोडक्ट्स पे लगता है? जो आसानी से अवेलेबल है और जो अफोर्डेबल है। जैसे बाबा इलायची, जैसे मस्ताना, जैसे आपकी डेयरी मिल्क, इक्लेयर्स 10 रुपए वाली, 5 रुपए वाली, इन सब पे बालाजी वेफर, ये सब कौन से कंसेप्ट पे चल रहे हैं? प्रोडक्शन। जितना ज्यादा बनेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट। दूसरा, प्रोडक्शन की जगह आया प्रोडक्ट। अब प्रोडक्शन में बनता तो प्रोडक्ट ही है। कुछ लोग इस फिलोसॉफी को मानते हैं, ये भी फैक्ट्री में शुरू होगा, क्योंकि प्रोडक्ट की शुरुआत ही कहां होती है? फैक्ट्री में होती है। यहां पर क्वालिटी पे बात होती है, यहां प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही, यहां प्रोडक्ट की बात हो रही है। प्रोडक्ट क्वालिटी वाला होना चाहिए। आपने लोगों से सुना होगा, भले भैया कम बेचो आप, लेकिन क्वालिटी का बेचो। मीन्स हर प्रोडक्ट को बार बार इंप्रूव करने की जरूरत है। आजकल ऐसे आते हैं कि पंखे, साइलेंट फैन आने लग गए, रिमोट फैन आने लग गए, डाउन लाइटर के साथ फैन आने लग गए। ये तो एक जमाने से चलते हुए आ रहे फैन। एक ही प्रोडक्ट है जिसने जीवन में अपनी शक्ल कभी नहीं बदली, वो है नेल कटर। उसके अलावा तो सभी बदल गए। मोबाइल ऐसे थे क्या पहले? उदय सोनी, तो वहां जाओ। चलिए, प्रॉफिट कैसे होगा? प्रोडक्ट की क्वालिटी से। वहां पर प्रॉफिट कैसे हो रहा था? वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से हो रहा। सेलिंग कंसेप्ट ये भी कहां से जन्म लेता है? फैक्ट्री से। सेलिंग किसकी कर सकते हो? जो बाजार में है, जो है ही नहीं उसको कैसे सेल करो? तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, रास्ते क्या है? सेल करो, प्रमोट करो। और प्रॉफिट किससे बनाओ? सेल्स वॉल्यूम से। आप देखते हो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, घटिया है सारे, लेकिन किस पे कमा रहे हैं? सेल्स पे कमा रहे हैं। कचोरी में कौन सा कंसेप्ट लग रहा है? प्रोडक्शन, प्रोडक्ट की सेलिंग। सेलिंग लग रहा। रबर पे प्रोडक्शन लग रहा, डीओ पे प्रोडक्ट लग रहा। मार्केटिंग कंसेप्ट ये बाजार में लगता है। मार्केटिंग का एक ही मकसद है, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना। क्या चाहिए तेरे को? वो गाना है ना, बोल बोले बोल तुझको क्या चाहिए। प्लानिंग के इंपॉर्टेंस बता दें प्लीज, करते हैं डिस्कशन। मार्केटिंग पूरा हो गया, हम उसको पिकअप कर लेंगे। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस को भी। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस तो है ही नहीं बेटा, लिमिटेशंस है। प्लानिंग में तो इंपॉर्टेंस कहां से आ गई यार? देखना पड़ेगा। देखते हैं, फिलहाल अभी इधर कंसेप्ट पे दिमाग है, इधर देखते हैं। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के थ्रू होता है, एक साथ होती है। आप देखो, जब कोई सर्कस शहर में आता है, कोई मेला आता है, तो बड़े बड़े होल्डिंग से लेके छोटे छोटे पोस्टर तक सब लगते हैं। पेपर में पैम्पलेट भी आते हैं, टीवी पे ऐड, एफएम पे ऐड, रेडियो पे ऐड, सब होता है। ठीक है। और यहां पर जो रास्ता है मार्केटिंग से पहुंचने का, प्रॉफिट कमाने का, वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर आपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। खाने के अंदर लगता है, खाने में सबसे ज्यादा कस्टमर सेटिस्फेक्शन चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोल रहा हूं बेटा, ये जो तीनों इसने लिखे हैं ना, प्रोसेस, टाइप और लिमिटेशन, ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं। उदय सोनी मेरा फेवरेट स्टूडेंट है। सोशल मार्केटिंग, अब इसी मार्केटिंग को किससे जोड़ दो? सोसाइटी से। हम रिसाइकिल करके प्रोडक्ट बनाते, हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाते, हमारी गुलाल से आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी। ये कौन सा कंसेप्ट आ गया? सोशल। यहां पर आप कस्टमर का सेटिस्फेक्शन और साथ के साथ किससे? सोशल वेलफेयर से। यूट्यूब की कमाई बच्चों पे लुटाई, सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट समझ में आई? इकट्ठा करना बेटा। अब यहां पर 4 पी है। खुशी यादव, गुड इवनिंग बेटा, बताएं। मार्केटिंग मिक्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से एक सवाल जरूर बन के आता है, चाहे सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई। मार्केटिंग मिक्स में 4 पी होते हैं। पी 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 पी, पूरे दिन पी। प्लेस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन। कितने हैं? 4। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। बोल लो 4 बार। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। होता क्या है? ऐसे एलिमेंट्स जिनको हम इन 4 कैटेगरी में
क्लासिफाई करते हैं। ऐसी टूल्स और ऐसी टेक्निक्स जिनसे मार्केटिंग होती है उनको हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग मिक्स। अब मार्केटिंग मिक्स में सबसे पहला पकड़ा अपन ने प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जिस चीज की वैल्यू हो, जिसको बाजार में बेचने के लिए ऑफर किया जा सके। क्या तुम्हारे बाल बिकते हैं? बिकते हैं। अभी चोटी काटो, बेच दो, जीरा भी मिल सकता है, मोबाइल भी मिल सकता है, पैसे भी मिल सकते हैं। ये जूते बिक जाएंगे क्या? बिक जाएंगे। चोर बाजार सेकंड हैंड में ले जाओ, ये टिड्डा बिक जाएगा क्या? ये भी बिक जाएगा। हाँ, ये भी बिकते हैं, खाते हैं इनको, फार्मिंग भी होती, खाते भी हैं इनको। अभी धन लेंगे तेरे को ये बिजनेस वाले चल जा। तो प्रोडक्ट मिक्स क्या कहता है? प्रोडक्ट के लिए डिसीजन लेना। प्रोडक्ट के लिए सबसे पहला डिसीजन क्या है? ब्रांडिंग। आप में से यहाँ पर 2-3 लोगों ने जो बैग ले रखे हैं उन सब पे क्या हो रखी है? ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब ब्रांड का नेम होना या ब्रांड का मार्क होना या ट्रेडमार्क होना या कोई भी साइन होना या कोई भी सिंबल होना जिससे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर देंगे। अगर एक पानी की बोतल पे हरी पन्नी लगी हो तो कौन सी बोतल है? बिस्लेरी। बोतल नीचे से करवी हो, नीली पन्नी हो तो किनले। पन्नी बीच में लग रही हो पर नीली हो तो एक्वाफिना। दूर से दिख जाती पीली बोतल, माजा। मम्मी माजा। अंडा दिखते, मम्मी किंडर जो है अंडा, अंडा खाना। किंडर जो है, किससे पता लगा रहा हो? ब्रांड के नेम या सिंबल से। जैसे एक सर्किल में एक उल्टा वाई दिखा, क्या बोलते हैं? मर्सिडीज है। ओलंपिक के 5 जीरो दिख गए तो ओडी है। एस दिख गया तो सुजुकी है। टिक लग गया तो नाइक है। 3 पहाड़ दिख गए तो एडिडास है। ब्रांड नेम, जो नाम आप पुकारते हो वो बना ब्रांड नेम। ब्रांड तो नाम भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है। अगर सिंबल है तो उसको ब्रांड मार्क भी बुलाया जा सकता है। और जब ये चीज आप आपके नाम पे रजिस्टर्ड करा लो तो वही क्या बन जाता है? ट्रेडमार्क। अब अच्छा ब्रांड नेम क्या होता है? आप खुद सोचो, बाजार में रहते हो, कभी आपने कोई ब्रांड नेम सुना? चिकोस्लोवाकिया। ब्रांड कैसे? छोटे, ओला, जोमेटो, गूगल, जय शंभू वाले के पान भंडार है। नहीं कर सकते, पागल हो रहा है क्या? है वो खुद कर सकते हैं, उनकी इच्छा है ना यार। वो 10 बार करे सुबह उठ के, मालिक है वो कंपनी के। अपन कस्टमर है, मालिक थोड़ी बेटा। केजीएफ चल रही है क्या रॉक की भाई? लोगो तू ही बदल लेगा। बेटा तू मेरी जिंदगी क्यों सर्वनाश करने में लग रहा है? आज पता नहीं कहां से आया है। रास्ता नहीं मिल रहा क्या इसको बाहर जाने का? आइए। साथ ही साथ ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो प्रोडक्ट के बेनिफिट या क्वालिटी बताए। जोमेटो राम जाने कौन सी क्वालिटी बताता है। गूगल राम जाने कौन सी क्वालिटी बताता है, लेकिन है बहुत सारे जो बताते हैं। अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट का फंक्शन बता दे, जैसे कि नोकिया, कनेक्टिंग पीपल, सैमसंग, ये सब क्या है? बड़े बड़े ब्रांड नेम्स ही तो हैं जो कि अपने सिंबल को, नोकिया कनेक्टिंग पीपल नदी का नाम था जिसको यूज किया था। रिलायंस, रिलायंस का मतलब क्या होता है? सेल्फ डिपेंड। जो सेल्फ रिलायंस होते हैं सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। डिस्टिंक्टिव नेचर का होना चाहिए, अनसंट होना चाहिए, बिल्कुल अलग। हाँ, स्विगी है कि क्या? कि स्विगी कि क्या चला रहा? कि गूगल की क्या? गूगल, अरे कि गूगल। फेसबुक, कशी बुक, ट्विटर, अब तो एक्स हो गया वो। है अलग होना चाहिए, छटांग। तेरी पान का दुकान का नाम रख देंगे थूक। हाँ हाँ, भिन्न भिन्न प्रकार का। क्रिएटिव तो क्या? भिन्न प्रकार का है, डिफरेंट। डिस्टिंक्टिव की जगह आप यूज कर सकते हो डिफरेंट। अब आते हैं पैकेजिंग पे। प्रोडक्ट भले घटिया अंदर से है ना, पर पैकेजिंग मस्त हो जैसी। तो पैकेजिंग 3 मतलब प्रोडक्ट का जो कंटेनर है, प्रोडक्ट का रैपर जिसमें प्रोडक्ट आता है। जैसे आप एक डब्बा देखते हो जिसपे लाल कलर और सफेद कलर है खाने का, देखते लोटो चोको पाए, मम्मी 2 दिला दो। जैसे एक नीला दिखता है
रैपर, हाइड एंड सीक मम्मी, काला होता है उससे तो जैसे पीला दिखता है, पार्ले जी नहीं गया मम्मी। पार्ले जी ने भी रैपर चेंज किया है, अगर आपने देखा हो तो ब्लैक पार्ले जी आ गया है। हाँ, तुमसे ज्यादा तो मैं अपडेटेड हूँ यहाँ। अब पैकेज 3 लेवल पे होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन। कोलगेट किस में आता है? ट्यूब में। ट्यूब क्या बना? प्राइमरी पैकेज, जो कि हैंडलिंग करने में मदद करवाता है या यूज करने में भी आता है। दूसरा सेकेंडरी, वो ट्यूब किस में आती है? डब्बी में। और वो सारी डब्बियां किस में आती है? एक बड़े से कार्टन में। तो बड़ा सा कार्टन ट्रांसपोर्ट। इंपॉर्टेंस, पैकेजिंग क्यों जरूरी है? स्टैंडर्ड बनता, हेल्थ सैनिटेशन की क्वालिटी बढ़ती है। 6 लेयर टेट्रा पैक अमूल लस्सी, बस धूप में नहीं होनी चाहिए और खुलते ही पी लेनी चाहिए, नहीं तो सड़ा हुआ माल ही। माजा कभी खोल के देखना तो पता चलेगा, दोबारा पियोगे। सेल्फ सर्विस आउटलेट में बहुत काम की होती है। मैकडी में देखा अपन ने, वो 2 ग्लास हाथ में ले जाने की जगह एक ऐसा पैकेजिंग हैंडल जिसमें 4 ग्लास आ जाते हैं और लड़का यूं लेके चलता है। चले जानू सॉफ्टी के साथ। इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी, आजकल तो अनशर्ट आ रहे हैं, शर्ट का ऐसा कार्डबोर्ड का पैकेज जो बाद में हैंगर बन जाएगा शर्ट टांग। व्हाट अ थॉट, ऐसी प्लेट की खाना खाने के बाद प्लेट भी खा जाओ, व्हाट अ थॉट। पैकेजिंग, हाँ, और यही क्या देता है फिर आपके प्रोडक्ट को? डिफरेंशिएशन। आपकी पैकेजिंग से लोग खुश हो जाते हैं। जैसे कोटा में जैसे कहीं पे भी हरा टी शर्ट वाला दिखा, अरे बोले भीड़ है अगले रास्ते चल ले। पैकेजिंग। फंक्शंस ऑफ पैकेज। अब पैकेज से होगा क्या? पैकेज से प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन होगा, पता चल जाएगा कौन सा प्रोडक्ट है। नीली पन्नी सेंटर फ्रूट, पिंकी पन्नी नीली सेंटर फ्रेश, पिंकी सेंटर फ्रूट। देखते जहां पर भी कोई नीली दुकान दिखती है बोले सरस का फ्रूट। प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, पैकेजिंग से प्रोडक्ट प्रोटेक्ट भी तो होता है। अब सोचो कोलगेट अगर ऐसे आता बिल्कुल थैलियों में और हम यूं निकाल के उंगली से ही कर रहे हैं। फैसिलिटेटिंग यूज ऑफ, इस्तेमाल भी कर सकते हो प्रोडक्ट का, प्रमोशन भी उस पर 20% एक्स्ट्रा उसी पैकेज पे तो लिखा होता है। अब पैकेज का फ्रंट हिस्सा तो होता है यूज ब्रांडिंग में, और पीछे का हिस्सा यूज होता है लेबलिंग करने में। जैसे कि ये किताब हैगी, ये किताब के पीछे क्या हो रहा है? यहाँ पर लेबलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? कोड लिखा हुआ है, इससे आप पहचान जाओ। या आप कोई भी टॉफी खरीदते हो तो पीछे लिखा होता है, या कोई ये मैगी वैगी क्या मिलाया है, कितना मिलाया है, यानी जो भी लीगल इंफॉर्मेशन देनी है, जो इंस्ट्रक्शंस देने हैं, जो इंफॉर्मेशन कानूनी तौर से, प्रोडक्ट को डिजाइन डिस्क्राइब करना, कंटेंट बताना, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना, ब्रांड आइडेंटिफाई करवाना, ग्रेडिंग, लाल निशान है तो नॉन वेज है, ग्रीन निशान है तो वेज है, प्रमोशन करने में मदद करता है, और प्रोडक्ट को जो लॉ के द्वारा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो भी देता है। सिगरेट के पैकेज पे लिखा आता है स्मोकिंग किल्स, लीगली है, लेबल करना पड़ेगा। क्वालिटी, प्राइस, डेट, ये सारी चीजें लेबल पे पुट होती है पीछे की तरफ। अब आते हैं अपन अगले पी पर, जिसका नाम है कीमत। कीमत का मतलब कस्टमर जो हमें इस चीज के बदले में पैसे देने की इच्छा रखता है। ध्यान से सुनना और समझना, ये कंसेप्ट जिंदगी में इस्तेमाल कर लिया कहीं तो करोड़पति बन सकते हो। कीमत, अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर हैज टू पे टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बदले में कस्टमर को इतने रुपए देने पड़ेंगे। और यहीं पर फिर इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट लग जाते हैं, डिमांड और सप्लाई और यूटिलिटी। अगर उसको बहुत ज्यादा सुख मिल रहा होगा तो वो और ज्यादा पैसा देने को तैयार होगा। तो यहां पर प्राइस कैसे पता लगाएं? प्राइस को 4 लेवल पे, 5 लेवल पे पता लगाना है। सबसे पहला, प्रोडक्ट की कॉस्ट के बराबर तो होगी, उसके ऊपर रखेंगे तभी तो प्रॉफिट बनाएंगे। तो पहला फैक्टर जिससे प्राइस पता चलती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट। आपको जो दवाई बिकती है 20 रुपए में, उसकी कॉस्ट कितनी है? 2 रुपए, लेकिन उसकी मार्केटिंग में खर्च क्या हो रहा है? 2 करोड़ रुपए। फिर दूसरा, यूटिलिटी एंड डिमांड। अगर डिमांड कम होगी तो प्राइस, डिमांड कम है इसका मतलब बाजार में कीमत क्या है? ज्यादा, और कीमतें गिरेंगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? ज्यादा। यूटिलिटी और डिमांड पे भी तो कंसेप्ट है। अगला, कंपटीशन इन द मार्केट। सामने वाला अगर चाट आपके सामने ठेला है जो 20 रुपए में चाट बेच रहा है, तो क्या आप 30 रुपए में चाट बेच दोगे क्या? जब तक कि आपकी चाट ज्यादा ही अनसेंट सुपीरियर ना हो सकता है कैसे? कंपटीशन भी तो देखना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट के लीगल रेगुलेशंस भी है,
MRP, इससे ज़्यादा पे नहीं बेच सकते, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और आपके ऑब्जेक्टिव क्या है? आप सेल करके कमाना चाहते हो कि प्राइस से कमाना चाहते हो? रोलेक्स की 1.5 साल की वेटिंग चल रही है। कितने साल की वेटिंग है रोलेक्स की? 1.5 साल की वेटिंग है। प्रोडक्ट साला सेल पे थोड़ी चल रहा है, वो तो एक बनाएंगे तो ही 10 लाख लेंगे। यहाँ 25,000 में इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल रहे हैं, 1 लाख में तो फ्रेंचाइजी डाल के खड़े हो जाओ स्कूटर में। तो यहाँ पर किस पे ध्यान है? सेल्स। भाई एक 30,000 रुपये लूंगा एक जने से, या फिर 6 जने से 5,000 रुपये लूंगा, तो 6 जनों से 5,000 ले रहा हूं, तो यहाँ पे मैं किस पे ध्यान दे रहा हूँ? सेल्स पर। सेल से प्रॉफिट बनाने की कोशिश कर। अगला आया प्लेस। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे? आपने पढ़ा होगा बेसिक, सिखा देता हूं। 0 लेवल, मैन्युफैक्चरर सीधे ही कस्टमर को बेच रहा है, ये कौन सा लेवल? 0 लेवल। इसके बाद आया तो 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में होलसेलर, थोक का व्यापारी, 11वीं कक्षा में पढ़ के आए होंगे होलसेलर। फिर होलसेलर के साथ रिटेलर भी लग गया, तो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, तो ये बन गया 2, अंदर 2 फिट हो गए। और अगर मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में भी एजेंट आ जाए तो ये बन गया 3 लेवल। अब आते हैं प्रमोशन, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि मैं भी करता हूं दोस्तों। और आइए हम सबसे पहले प्रमोट करते हैं, हम हैं यूट्यूब चैनल CHK पर। आइए देखते हैं क्या होता है प्रमोशन। आपकी ऐसी एक्टिविटी जो कि कम्युनिकेट करती है आपकी अवेबिलिटी, आपके फीचर्स, आपके मेरिट्स, और ये सारी जानकारी आप किसको बता रहे हो? टारगेट कस्टमर को। और आप उनके पीछे भाग भी रहे हो, है ना। ये क्या कह रहा है? न्यूमेरिकल का कितना परसेंटेज चांस है सर? न्यूमेरिकल आने का बिल्कुल चांस है बेटा, 3 नंबर का बैठ सकता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। अब सबसे पहले प्रमोशन मिक्स में नाम आया एडवर्टीजमेंट। मेरे को नहीं लगता आप में से किसी बच्चे ने ये पढ़ा नहीं होगा या इसके बारे में आपने जानकारी नहीं होगी। टीवी पे जो ऐड आता है वो एडवर्टीजमेंट, अखबार में जो आता है वो एडवर्टीजमेंट। होता क्या है एडवर्टीजमेंट? थोड़ा सा ढंग की भाषा में समझने की कोशिश करो। एक ऐसा वीडियो, टेक्स्ट या फोटो जो कि हमारे कस्टमर को हम दे रहे हैं, यानी कि कस्टमर हमें कुछ नहीं बताएगा, हम ही कस्टमर को बता रहे हैं, तो 1 वे कम्युनिकेशन हो रहा है। क्लियर है बात? अच्छा, एडवर्टीजमेंट जो होता है वो स्पॉन्सर्ड होता है, स्पॉन्सर्ड बाय, दिस सीरियल स्पॉन्सर्ड बाय अमूल कॉमेडी का महामुकाबला, स्पॉन्सर्ड बाय अमूल। एडवर्टीजमेंट इम्पर्सनल फॉर्म है क्योंकि 1 वे है, दूसरा बात नहीं कर रहा, आप ही बात कर रहे हो। समझ में आई बात? अब दूसरी चीज, पैसा मिलता है यानी स्पॉन्सर है। अब ये एडवर्टीजमेंट कॉमनली कहां यूज होता है? न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविजन, रेडियो। यानी कि मेजर 3 चीज निकल के आई। पेड फॉर्म है, इम्पर्सनल फॉर्म है। हाँ बेटा बोलना, क्लास चल रही, बोल जल्दी बोल। कौन से नोट्स भेजूं? वो RBD में था ना बेटा, अभी करवाता हूँ मैं, रुक जा, मैं लाइव सेशन पे हूँ, मैं भिजवाता हूँ, पक्की बात। अभी व्हाट्सएप, हाँ अभी भेज देता हूँ। हाँ बिल्कुल, कल पास होना है, आज चाहिए नोट्स। आई डोंट नो व्हाट टू डू। हाँ बेटी। तो 3 चीजें निकल के आई, इम्पर्सनैलिटी है, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है और पेड फॉर्म है। दूसरी ट्रिक होती है प्रमोशन में पर्सनल सेलिंग, घर घर जाके बेचना। भाभी जी हम जिलेट गार्ड की तरफ से आए हैं, 1 पे 1 ऑफर चल रहा है, एक्वा गार्ड से आया हूँ, आपके घर में RO लगाना है, ऑक्सफोर्ड की रेपिटेक्स इंग्लिश डिक्शनरी लाया हूँ, 4 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखिए। पर्सनल सेलिंग, घर घर जाके बेचना। सेल्स प्रमोशन, साबुन के साथ कंघी फ्री, बोनविटा के साथ डब्बा फ्री, 500 का पेट्रोल भरा स्क्रैच कार्ड फ्री, चड्डी पे गड्डी फ्री। सेल्स प्रमोशन। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव, कैसे इंसेंटिव? शॉर्ट टर्म, कुछ समय के लिए। दिवाली पर लगाए जोमेटो 50 का कूपन कोड और पाए 50% ऑफ, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव। लेकिन सेल्स प्रमोशन बहुत सी बार गए नेगेटिविटी भी ले जाता है कि यार इनका माल नहीं बिक रहा होगा, शायद तक सेल्स नहीं हो रही होगी, तभी साले बार बार सेल्स प्रमोशन करते हैं, ऐसा भी होता है। तो सेल्स प्रमोशन एक हद तक ही अच्छा लगता है। 20% एक्स्ट्रा, आज ही खरीदे और पाए बैंकॉक जाने का मौका 4 दिन के लिए।
ये सब क्या है? सेल्स प्रमोशन। पब्लिसिटी, जिसमें पैसा खर्च ही नहीं होता है, एडवर्टीजमेंट ही, लेकिन पैसा खर्च नहीं होता इसमें, अपने आप ही होती है। कपिल शर्मा के शो में चल जाओ, पब्लिसिटी, कोई आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर नहीं है, अनपेड फॉर्म है, पैसा काहे का खर्च होता है? कपिल शर्मा तो लेगा ना पैसा। कहाँ लेता पैसा? लेता है पैसा? सीट का थोड़ी, अक्षय कुमार आ रहा है तो पैसा थोड़ी दे रहा है वहां पर। वो तो खुद आते हैं ना, वो तो खुद बुलाएगा। यही तो क्या है पब्लिसिटी। फेवरेट आपके लिए बाजार में कोई पॉजिटिव न्यूज चल रही है, आशीष सर मस्त पढ़ाते हैं, तो ये क्या हो रही है? पब्लिसिटी। किसी बच्चों ने मतलब एडवर्टीजमेंट ही हो रहा है, लेकिन एडवर्टीजमेंट कैसा फॉर्म है? पेड फॉर्म है, ये अनपेड है, इसलिए पब्लिसिटी। और यहीं से एक वर्ड, हाँ यहाँ पर कोई स्पॉन्सर आइडेंटिफाइड नहीं होता, क्योंकि पैसा दिया ही नहीं है ना, कोई भी कर सकता है पब्लिसिटी। तो कोटा में कोई भी पूछ ले अपन से, भले अपने को कुछ नहीं पता हो, यार बच्चे का साइंस में एडमिशन करा दे, जा तेरी इच्छा, एलन करा दे, मोशन करा दे, वाइब्रेट, सब अपने ही कहीं पे भी करा दे, बिना पता कि कर देते ना अपन पब्लिसिटी। भाई साहब वो साड़ी कहाँ से खरीद के ला रहे कि वो वहां भंडार से लाया, क्या कर दिया अपन? पब्लिसिटी। यार भाई तेरे को किसने पास करवा था? आशीष सर ने। क्या कर दिया अपन? पब्लिसिटी। अब लेकिन यही पब्लिसिटी बनाने के लिए रिश्ते करे जाए तो पब्लिक रिलेशन, नेता नागलों से कर रहे हैं पब्लिक रिलेशन, न्यूज़पेपर वालों से कर रहे हैं पब्लिक रिलेशन। जैसे अपने कोटा में बहुत सारे कोचिंग वाले हैं ना, आज कोचिंग पर बच्चों ने गाया राष्ट्रगान। अबे तो ये कोई खबर है बताने की? पब्लिक रिलेशन, बोली है तो छापनी तो पड़ेगी। ठीक, आते हैं पब्लिक रिलेशन में क्या क्या होता है वही देख रहा हूं। देखो सबसे पहला पब्लिक रिलेशन का तरीका हमारा प्रेस रिलेशन। प्रेस रिलीज निकलवा दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दो, है ना, पारस होटल बुक कर लो, टेबलें बिछा दो, सारे दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, सबके पेपराइजीज को बुला लो कि हमारी फोटो खींचनी है, ढिच्चिक ढिच्चिक 500 रुपए देंगे और खाना वाना बटेगा, ये होगी आपकी खबर, बता दी आपने, छाप देंगे। प्रेस रिलेशन। प्रोडक्ट की पब्लिसिटी, एक स्पेशल एफर्ट, महिंद्रा थार घुमवा दी पूरे कोटा में फ्री में, 10 गाड़ियां चल रही थी बिल्कुल रोला बना के एनिमल की तरह, शाह शाह शाह। क्या हो गया? प्रोडक्ट पब्लिसिटी। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, न्यूज लेटर, एनुअल रिपोर्ट जारी करना जो कि कंपनीज करती हैं, है ना, जैसे आपको मैंने प्रोस्पेक्टस, बैलेंस शीट्स, P&Ls आपको दिखाए, ये सब यहाँ पर। और इसके बाद अगर अपन देखें तो लॉबिंग, नेता नांगलों से बात, पॉलिटिकल रिलेशंस। डायमंड मर्चेंट है और टेली कम्युनिकेशन मिनिस्टर से बात कर रहा है, यानी कि जरूर इसका टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में घुसने का मन हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई रिश्वतबाजी होगी। एडवर्टीजमेंट और पर्सनल सेलिंग में क्या अंतर होता है? दोनों भिन्न भिन्न है भैया। एडवर्टीजमेंट इम्पर्सनल फॉर्म है, पर्सनल सेलिंग पर्सनल फॉर्म है, वो खुद जाएगा बात करने कि मैं जोमेटो की तरफ से आया हूँ आपसे फीडबैक लेने, कल वो हमने सड़ी हुई सब्जी भेजी थी, अच्छी लगी आपको खा के, पर्सनल सेलिंग। एडवर्टीजमेंट इनफ्लेक्सिबल है, एक बार मैसेज बन गया बदल नहीं सकते, वही चलेगा, या फिर नया ऐड बनाओ। पर्सनल सेलिंग में हर जगह नहीं बात रख सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट बात हो रही है। एडवर्टीजमेंट में कॉस्ट पर यूनिट बहुत कम है क्योंकि रीच बहुत ज्यादा है, आप जितना ज्यादा लेवल बढ़ाओगे उतनी ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी। किसके फादर? 2 मिनट आ रहा हूं। और पर्सनल सेलिंग की बात करें तो डायरेक्ट और इमीडिएट फीडबैक मिलता है। सर आरओ खरीदेंगे, गेट मुंह पे बंद, यानी कि नहीं खरीदेगा। इसी के साथ मार्केटिंग चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, ऑन द वे रहिएगा। 6 हो रही है, 6:02 पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन शुरू करेंगे। ये 15 मार्क्स ऐसे हैं जो हाथ से छूटने नहीं चाहिए। हाँ बेटा, न्यूमेरिकल 3 नंबर का आएगा, उस पर इतना फोकस मत करो।
तो ये चैप्टर पूरा करते हैं फटाफट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सबको ऑल द बेस्ट। लास्ट पेपर है 12th क्लास का, मस्त देना। क्या बात है उदय सोनी जी, बहुत बेहतरीन।